जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी का भाई विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मिशन नावल एक्सपीरियंस पर। आज की नावल ऑडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आप मेरे जो भाई हैरम नावल और फैंटेसी नावल बिल्कुल फ्री में सुनना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में फ्री नावल ऑडियो ग्रुप करके लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। उस पर जो टेलीग्राम चैनल फ्री में नावल ऑडियो आते हैं। और हाँ, अगर आप केवल हैरम नावल सुनना चाहते हैं वही प्रीमियम में कंप्लीट नॉवेल, तो कॉस्मोफिट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और ये वाली नॉवेल जो कंप्लीट नहीं आएगी, कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर ही। पार्ट 1 जो इसका मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। क्वोन परिषद। एक बड़े सभा कक्ष के बीचों बीच रखी एक लंबी मेज पर एक आंख वाला बूढ़ा आदमी बैठा है। अपनी उम्र के बावजूद उसकी मांसपेशियां स्पष्ट और ग्रेनाइट से तराशी हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके बाएं हाथ में एक सुनहरा भाला है और उसकी अंधी आंख पर एक सुनहरा पट्टी है। हाँ, उसने अपने हाथ में एक इंटरैक्टिव कंस्ट्रक्ट को देखते हुए आह भरी, जिसमें वेरोनियन बेड़े को प्रकाश की गति से पृथ्वी ग्रह की ओर आते हुए दिखाया गया था। वेरोनियन आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उसके मन में पहले से ही एक योजना थी, लेकिन उसे अभी भी ज़्यूस से विश्वोप का एक और टुकड़ा चाहिए था। पृथ्वी उसके दिल में एक भावुक जगह रखती थी। आखिरकार असगार्ड और ओलंपस दोनों ही पृथ्वी पर खोजी अभियान चला चुके थे। क्या ये 3000 साल पहले हुआ था, या शायद 5000 साल पहले? ओडिन ने सोचा। मैं इतने लंबे समय से जी रहा हूं कि मुझे ठीक से याद नहीं है। जब वह आया तब मनुष्यों ने अभी अभी समुदायों का निर्माण शुरू ही किया था। इसके अलावा उनकी तकनीक अभी भी आदिम थी, कांस्य युग में जमी हुई। जब वह अपने पुत्र के साथ आया तब भी लोग उसकी पूजा करते थे। फिर भी ओडिन को पूरा विश्वास था कि अगर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो भले ही वे लड़खड़ाएं और गिरें, एक दिन वे अपनी गलतियों से सीखेंगे और प्रगति करेंगे। असगार्ड और ओलंपस टाइप 3 सभ्यताएं हैं। फिर भी वे विध्वंसक, या जैसा कि मनुष्य इसे महान फिल्टर कहते हैं, के डर से ज्यादा ग्रहों पर बस नहीं पाते। अचानक एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वह व्यक्ति एक संदेशवाहक था। क्या वे आ गए हैं? ओडिन ने पूछा। दूत उत्तर देने ही वाला था कि तभी दूर से ओडिन को अपने पुराने मित्र दिखाई दिए। ओडिन ने दूत को जाने का इशारा किया। ज़्यूस, तुम आ गए। ज़्यूस एक सफेद दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी था जो परिषद का चोगा पहने हुए था। उससे शक्ति का आभामंडल निकल रहा था और उसकी उंगलियों पर बिजली की चिंगारियां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। बहुत समय हो गया, अमर कमीने, ज़्यूस ने कहा। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। आखिरकार परिषद तो असगार्ड ने ही बुलाई थी। हालांकि ओलंपस और असगार्ड सहयोगी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बीच कभी टकराव नहीं हुआ। ज़्यूस को कभी अच्छा नहीं लगा जब वह एक आंख वाला बदमाश मुस्कुराया। किसी न किसी कारण से यह बात उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी ओडिन मुस्कुराता था तो इसका अर्थ होता था कि वह कोई योजना बना रहा है। क्या हम दोनों ही हैं? ओडिन ने पूछा। बाकी लोगों ने प्रतिनिधि भेजे हैं और कहा है कि वे हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। अगर हम मान गए तो वे मानेंगे। मैं अपने साथ हेमीज को भी लाया हूं, ज़्यूस ने जवाब दिया। ओडिन ने कहा, मैं फ्रिग्गा को भी लाया हूं। ये कहते हुए प्रकाश चमकता है और हेमीज ज़्यूस के पास प्रकट होता है जबकि फ्रिग्गा ओडिन के पास प्रकट होता है। तो वेरोन्स ने आखिरकार अपनी पहली चाल चल दी है? ज़्यूस ने लंबी मेज पर बैठते हुए पूछा। फ्रिग्गा और हेमीज क्रमशः अपने राजाओं के पास बैठ गए। हाँ, ओडिन ने उत्तर दिया। और ज़्यूस ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। पृथ्वी की रक्षा जरूरी है, ओडिन ने उत्तर दिया। ज़्यूस की भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं। टाइम लॉर्ड्स का क्या? क्या उन्होंने जवाब दिया है? ज़्यूस ने एक बार फिर पूछा, जबकि ओडिन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने जवाब दिया, वे तटस्थता का दावा करते हैं। ये क्या ही रीढ़विहीन कायरों का झुंड है। मुझे उम्मीद है कि मैं वो दिन देखूंगा जब ये गिरेंगे। खासकर द हेमीज को आंखें घुमाते देख ज़्यूस चुप हो गया। उसने खांसते हुए कहा, और फिर उस समस्या के बारे में सोचते हुए जो अब उनके सामने है। भले ही वेरोन्स पृथ्वी पर हमला करने का इरादा रखते हो, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वे संधि का हिस्सा हैं और ओलंप बहुत लंबे समय से शांति में है। क्या आपको लगता है कि हम एक ग्रह के लिए वेरोनियों को नाराज करेंगे? ज़्यूस ने अपनी भौहें उठाते हुए जवाब दिया, जबकि हेमीज ने अपने राजा की ओर सिर हिलाया। ज़्यूस इतना कठोर हृदय वाला नहीं था कि पृथ्वी को कष्ट सहने दे, लेकिन फिर भी उसे अपने ग्रह और मामलों की चिंता थी। यदि वे ओलंपियनों को वेरोनियनों से लड़ने के लिए भेजते तो करथन को ओलंपस पर हमला करने का अवसर मिल जाता। यद्यपि पिछले 2800 वर्षों से उनके बीच स्थायी युद्धविराम और अनाक्रमण संधि रही है तथा दोनों ही देशों में शांति रही है, फिर भी दोनों पक्षों के लोगों में कटु भावनाएं बनी रहीं। ओडिन ने तब कहा, हो सकता है कि उनके पास हमारी तकनीक न हो, लेकिन वे एक युद्धक जाति हैं, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और निर्दयी।
और चूंकि वे वर्षों पहले चले गए थे, इसलिए थोर के अनुमान के अनुसार वे 50 वर्षों के भीतर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि यदि हम अभी उनका पीछा करना शुरू भी कर दें, तो वहां पहुंचने पर हम पृथ्वी को नष्ट और ध्वस्ती देखेंगे, ज़्यूस ने प्रतिवाद किया। यही बात है, वे पृथ्वी को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पृथ्वी जैसा बना रहे हैं। किसमें? ज़्यूस ने स्पष्ट रूप से उलझन में पूछा। अपनी मर्जी से। जब से उन्होंने एर्वेनियन जाति से लड़ाई की और उनका ग्रह नष्ट हो गया, तब से उन्होंने किसी भी ग्रह पर नियंत्रण नहीं किया है। उस क्षण से वे घर की तलाश में ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। मुझे पता है, ज़्यूस ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें मुझे इतिहास का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज़्यूस बड़बड़ाया, उसके हाथ में बिजली कड़क रही थी। ओडिन ने बस आह भरी। हमेशा की तरह अपरिपक्व, ओडिन ने सोचा। इस विचार पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में मुझे पता चला कि उन्होंने सारेंस के व्यापारियों से एक विश्व इंजन प्राप्त किया है। अगर वे इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर करते हैं तो। ज़्यूस ने उसका हाथ उठाया और बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं समझ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि उसका चेहरा उदास हो गया। उसके ठंडे पसीने से चिंगारियां निकल रही थीं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक समाधान है, ओडिन ने प्रस्ताव रखा। क्या? विश्व और पृथ्वी को बचा सकता है? ज़्यूस के चेहरे पर अचानक अचंभा छा गया और उसने कहा, विश्व गोला। वह शापित हथियार, तुम इसे वेरॉन्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। ये संभव है, लेकिन तुम जानते हो कि विश्व गोला में चेतना होती है। किसी जाति को नष्ट करने के लिए उससे अपनी ऊर्जा निकालने को कहना उल्टा पड़ सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम वर्ल्ड ऑर्ब से किसी प्रजाति को नष्ट करने के बजाय उससे बचाने के लिए कहें, तो वह मना नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि वह कोई शिकायत करेगा। किसे बचाएं? इंसानों को। हाँ, इंसान। वे कमजोर और आदिम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस महान यात्रा की शुरुआत की है। शायद 1000 साल या 10,000 साल या शायद 10 लाख साल में वे हमारी तकनीक के स्तर तक पहुंच जाएं, लेकिन अभी नहीं। उन्हें कम से कम गैर जिम्मेदाराना आक्रमणों से खुद को बचाने का अधिकार है। ज़्यूस ने सिर हिलाया और ओडिन की योजना समझने लगा। विश्व अब क्या मदद कर सकता है? यह उन्हें और अधिक मजबूत बना सकता है। कैसे? ज़्यूस ने पूछा। जवाब में ओडिन पास आया और ज़्यूस के कान में फुसफुसाया, जिसने समझ में सिर हिलाया। बहुत से लोग मर जाएंगे, ज़्यूस ने बीच में कहा। ओडिन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और एक कड़वी मुस्कान दी। वाकई, बहुत बड़ी संख्या में लोग नष्ट हो जाएंगे। मानव अभी भी ज्यादा विकसित नहीं हुआ है और उसकी आबादी शायद सिर्फ 6 या 7 अरब है। तो फिर क्यों हम किसी विदेशी जाति के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं होने देंगे? हाँ, हालांकि उनमें से कई मर जाएंगे, लेकिन वेरोनियाई बेड़े के आने पर बच पाएंगे। यही हमारा एकमात्र विकल्प है। ज़्यूस अनंत काल तक गहन विचार में डूबा रहा। मन ही मन उसने कई हिसाब किताब लगाए, फिर सिर हिलाकर कहा, तो फिर अपने विश्व गोले के टुकड़े के साथ ज़ीरोन में मुझसे मिलो। अगर परिषद इजाजत दे तो शायद तुम्हारी योजना कामयाब हो जाए। योजना पर सहमति के बाद वे अन्य मामलों पर बात करते हैं और फिर उसी शाम वे अपने खजाने से विश्वोप के टुकड़े ले लेते हैं। विश्व गोला इस और किसी भी संभावित ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज है। ये वास्तविकता को बदल सकता है, समय को नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छानुसार कई अन्य कार्य कर सकता है। इसके अलावा इसकी अपनी इच्छा शक्ति भी है और इसी वजह से ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज है। ये केवल ब्रह्मांड के उस बुजुर्ग की कृपा है जिसने इसे किसी भी आदेश का न्याय करने के लिए प्रोग्राम किया था तथा अपनी नैतिकता की भावना को दिशानिर्देश के रूप में प्रयोग किया, जिससे कि सारी वास्तविकता बार बार नष्ट नहीं हुई। जब ओलंपियनों और असगार्डियनों ने विश्वओप से मनुष्यों को मजबूत करने के लिए कहा, तो वह सहमत हो गया और एक ऐसी प्रणाली की खोज की जिसे मनुष्य समझ सके। यदि विश्वओप बहुत जटिल विधि का उपयोग करता है तो वे मजबूत नहीं हो पाएंगे, और यदि यह उन्हें बहुत अधिक ज्ञान देता है तो यह एक सुअ को केवल उसके विनाश के लिए एक कीमती रत्न देने जैसा होगा। अचानक एक प्रकाश जो नग्न आंखों से अदृश्य था, विश्वगोल से निकला और मानव मस्तिष्क की कल्पना से भी अधिक तेजी से संकल्पित गति को पार करते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ा और तुरंत पृथ्वी तक पहुंच गया। मानवीय दृष्टिकोण से यही वह समय था जब पतन शुरू हुआ, और इसके विपरीत ओलंपियनों और असगार्डियनों के दृष्टिकोण से उत्थान शुरू हुआ। जॉय पार्क एलिमेंट्री स्कूल AN1 के ठीक बगल में स्थित टेमेलो के एक कंप्यूटर कैफे में एक ग्राहक अपनी बाइक बाहर पार्क करता है और अंदर भागता है। भारी बारिश को देखते हुए आज ज्यादा ग्राहक नहीं है। मलेशिया में मानसून का मौसम है, लेकिन कम से कम बारिश से इंडोनेशिया के कोहरे का असर कम हो गया है। वह एक नियमित ग्राहक है, इसलिए वह जल्दी से कैशियर से अपना सामान्य कंप्यूटर खोलने के लिए कहता है। उसे आज अपने गरेना अकाउंट में लॉग इन करके अपने दोस्त को हराना है। ये सोचकर ग्राहक खुशी से मुस्कुराता है और कहता है, भाई अजीफ, कंप्यूटर 6 खोलो। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। अजीफ नाम का एक बिना मुस्कुराए आदमी जवाब देता है और PC नंबर 6 खोलने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बटन दबाता है।
अभी दोपहर के 3 बजे हैं और उनकी शिफ्ट 5 बजे समाप्त होती है, इसलिए उनके पास अभी भी 2 घंटे शेष हैं। उसने अभी अभी खाना खत्म किया था, इसलिए उसने अपना लंच बॉक्स बैग के अंदर और काउंटर के नीचे रख दिया। फिर उसकी नज़र सामने रखे कंप्यूटर पर जाती है। वह वुक्सियावरल्ड पर कुछ उपन्यास पढ़ रहा है। इरजेन का एक नया अध्याय कल ही प्रकाशित हुआ है। यह उसकी दिनचर्या है, उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना। और स्पष्ट रूप से कहें तो वह इसे उबाऊ और बेकार मानते हैं। बेशक ISSTH पढ़ना कभी भी बेकार नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब वह अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि अपने परिवार की परिस्थितियों और आत्मविश्वास की कमी के कारण वह ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया है। इस वजह से डिप्लोमा पूरा करने के बाद भी वह डिग्री नहीं ले सके। यदि उन्होंने इससे ले भी लिया तो वे मलेशिया में रहते थे और उनकी राय में उनके देश पर मूर्ख राजनेताओं का शासन है जो लगातार जाति और धर्म जैसी तुच्छ चीजों पर बहस करते रहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो वे चिड़ियाघर के बंदरों की तरह थे, एक दूसरे पर मल फेंक रहे थे जबकि उनके जैसे आम लोग कष्ट झेल रहे थे। अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। ऋणग्रस्त दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रही है तथा करों में भी वृद्धि हो रही है। जनता अपनी सरकार के कारण घुट रही है जबकि मंत्री भगवान की तरह जी रहे हैं। धार्मिक पदों पर बैठे लोग भ्रष्ट राजनेताओं से कुछ कहने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसे देश में डिग्री प्राप्त करने का क्या लाभ? कोई ये तर्क दे सकता है कि वह गलत है, लेकिन फिर भी यह उनकी विनम्र राय है। उनके देश में कुछ गड़बड़ है। वह विश्व शक्ति भी नहीं है, फिर भी घोटाले विश्व स्तर पर हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव और मानवाधिकारों का उल्लंघन सबसे असंवेदनशील व्यक्ति को भी झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। AN2। इसलिए जब उससे पास के एक इंटरनेट कैफे में नौकरी मिल गई तो उसने उसे स्वीकार कर लिया। कम से कम जेब खर्च तो चल जाएगा। नौकरी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। फिर भी पैसे न होने से तो यही बेहतर है। हालांकि कभी कभी काम तनावपूर्ण हो सकता है। कैफे में आने वाले बच्चे आमतौर पर गुंडे किस्म के होते हैं। हालांकि उसने उन्हें बार बार बाहर धूम्रपान करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसे एक चटाई के अलावा कुछ नहीं समझा। अजीफ ने सोचा, अगर मैं मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता तो मैं उन्हें मार डालूंगा। हालांकि वह सौम्य स्वभाव का है और अपने दोस्तों के साथ हमेशा सक्रिय रहता है, फिर भी उसका दिमाग काली कल्पनाओं से भरा रहता है। लेकिन निस्संदेह उन्होंने कभी भी अपने आवेगों पर काम नहीं किया। आखिरकार वह मौत की सजा नहीं चाहता। वह पागल नहीं है, लेकिन किसके मन में कभी कभी कुछ बुरे विचार नहीं आते। कभी कभी वह स्वयं से पूछता है कि उसका जीवन किस ओर जा रहा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि इसलिए नहीं कि उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती, बल्कि इसलिए कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है। उसकी नज़र में लड़कियां तभी पसंद आती हैं जब आपके पास गाड़ी, पैसा या रूप रंग हो। और उसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, और हालांकि उसका रूप रंग ठीक ठाक है पर बहुत अच्छा नहीं है। उसकी औसत दर्जे की हालत उसकी एथलेटिक हालत से और भी जाहिर होती है। हालांकि वह पूरी तरह से एथलेटिक नहीं है पर बुरा भी नहीं है। उसकी मांसपेशियां ठीक ठाक हैं, कम से कम, न ज्यादा दुबला पतला और न ही ज्यादा गोलमटोल। बस एक ही पहलू है जहां वह औसत से थोड़ा ऊपर था, वह थी उसकी बुद्धिमत्ता। और पूरी तरह सच कहें तो उनके जीवन में कोई दिशा नहीं थी। उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त करने में 3 साल लगाए और अब वे एक इंटरनेट कैफे में काम कर रहे हैं। अब वहां काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर यही उसका करियर है तो उसने आगे की पढ़ाई के लिए लोन क्यों लिया? यह कोई करियर भी नहीं है, यह तो बस एक नौकरी है। उन्होंने कई साक्षात्कार दिए, लेकिन अजनबियों के सामने शर्मीले स्वभाव के कारण उनका प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं रहा। शायद यह मेरे रूप रंग की वजह से है, उसने सोचा। एक बात जो उसने नोटिस की है वह यह है कि सुंदर लोगों को नौकरी पर रखना आसान होता है। इसके तुरंत बाद एक और व्यक्ति कैफे में दाखिल हुआ। ओह, आप PC नंबर 9 हैं ना? अजीफ ने उस आदमी को तुरंत पहचानते ही पूछा। जवाब में उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जबकि अजीफ ने जल्दी से कंप्यूटर खोला। इसके बाद उन्होंने आह भरी और समय बिताने के लिए YouTube देखने, उपन्यास पढ़ने और गाने सुनने लगे। तभी अचानक उसे अपने सिर के अंदर एक आवाज सुनाई दी। मैं विश्वगोला हूँ। तुम्हारी दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही है। या तो मजबूत बनो या फिर बर्बाद हो जाओ। आने वाले दिनों में भाग्य और दृढ़ता तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी योग्यता को देखते हुए तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हथियार खंजर है। आने वाले समय में सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार रखो। आवाज गायब हो गई और एक चमकती रोशनी के साथ उसके हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। अजीफ इतना हैरान हुआ कि अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। अविश्वास से इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि उसके साथ कैफे में ग्राहक भी थे। नियमित ग्राहकों में से एक के हाथ में ब्लेड था, जबकि दूसरे ने अपनी पीठ के पीछे धनुष बाण लटका रखा था। ग्राहक भी स्तब्ध और सदमे में थे। क्या हो रहा है? अजीफ चिल्लाया जब एक विस्फोट हुआ जिससे इमारत की नींव हिल गई।
वह जल्दी से अपने ईयरबड्स फेंक देता है और दीवारों को टूटते देख वह जितनी जल्दी हो सके इमारत से बाहर भाग जाता है। भागो, उसने कैफे में मौजूद 2 लोगों को चिल्लाकर कहा। वे दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे और अपने ईयरबड्स फेंककर बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे। तभी अचानक छत गिर गई और वे मलबे में दबकर मर गए। अजीफ कांप उठा, जबकि खंजर पकड़े हुए हाथ हिंसक रूप से कांपने लगा। क्या हो रहा है? क्या बकवास हो रहा है? वह मन ही मन चिल्लाया। अचानक उसके ऊपर एक अशुभ छाया दिखाई दी और जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा उसने उल्कापिंड, बड़े लाल आग के गोले आकाश से गिरते हुए देखे और जैसे ही उसकी नजर उल्कापिंडों पर गई उसे अंततः एहसास हुआ कि यह कहाँ जा रहा था। हे भगवान, ये प्राथमिक विद्यालय की ओर बढ़ रहा है। कैफे के ठीक सामने सड़क के उस पार एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ के सभी छात्र उपनगरों से आए थे। AN3 जब उल्कापिंड फुटबॉल मैदान से टकराया तो एक बड़ा गड्ढा बन गया और पूरा परिदृश्य आग की लपटों से भर गया। टकराने पर सड़क मानो भूकंप आने जैसा हिल गई। तबाही इतनी भयानक थी कि आसपास की इमारतों में या तो आग लग गई या वे ढह गईं। उसके चारों ओर लोग रो रहे हैं और भाग रहे हैं। कुछ लोग भूकंप के डर से मेजों और ऐसी ही दूसरी चीजों के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। जब वह इस अफरा तफरी को देख रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक पारदर्शी पर्दा आ जाता है। स्थिति: नाम अभी तक नहीं दिया गया। लिंग पुरुष। स्तर 1। वर्ग कोई नहीं। शक्ति 12। चपलता 6। जीवन शक्ति 9। सहन शक्ति 7। आत्मा 11। धीरज 10। जब उसने अपने सामने दुकान के टूटे हुए खंडहरों को देखा तो उसने दरारों से खून रिसता हुआ देखा, संभवतः 2 ग्राहकों का खून। उसने दुकान के बाहर खड़ी अपनी बाइक पर एक नज़र डाली और उसे याद आया कि उसने अपनी बाइक की चाबी अपने बैग में छोड़ दी थी और उसका बैग कैफे के काउंटर के नीचे पड़ा था, जो मलबे में तब्दील हो चुका था। लोगों ने पहले ही दमकल कर्मियों, पुलिस और जो भी उन्हें याद आ रहा था उन्हें बुलाना शुरू कर दिया था। इधर उधर देखते हुए कुछ लोग तो घुटने टेककर अपने अपने देवताओं से प्रार्थना भी करने लगे। आमतौर पर वह आपदा स्थल से दूर रहता था और मदद के आने का इंतजार करता था, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी कई उल्कापिंड उसके स्थान की ओर बढ़ रहे थे। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। हो सकता है अगला उल्कापिंड मुझ पर गिरे। अजीफ ने सोचा और मन बना लिया। मुझे अपनी चाबियां लेनी है और यहां से निकल जाना है, उसने कहा। हिम्मत जुटाते हुए वह कैफे के अवशेषों की ओर चला गया। इमारत इस तरह ढह क्यों गई, उसने सोचा। उसे समाचारों में देखे गए पुलों या इमारतों पर योजनाबद्ध बमबारी की याद आ गई। सब कुछ ऐसे नीचे गिर गया मानो किसी ने खंभों को पिघला दिया हो। खंडहरों का मुआयना करते हुए उसकी नजर एक बड़े से अंडे पर पड़ी। उसने जोर से सोचा, यह क्या है? जो भी हो, मुझे बस अपनी चाबियां लेनी है और जल्दी से यहां से निकलना है। इसके बाद आग की और अधिक गेंदें स्कूल के पास गिरी, जिससे और अधिक भयंकर भूकंप आए तथा सड़कें और अधिक टूट गईं। इस वजह से भागने की जल्दी में कुछ गाड़ियां एक ट्रक से टकरा गईं। लोग चीखने चिल्लाने लगे और गाड़ियों पर हॉर्न बजाने लगे, जबकि कुछ लोग वहां से भाग गए। मुझे इसे जल्दी से प्राप्त करना है, अजीफ ने चिंतित होकर कहा, क्योंकि उसने अंडे को नजरअंदाज कर दिया था। चटक, अंडा फटते ही बाहर की ओर एक आवाज गूंजी। यह क्या है? उसने अंडे की ओर ध्यान देते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने के लिए अपने पंजे पसार रहा हो। अचानक टूटे हुए अंडे से सबसे घिनौना मुर्गा प्रकट हुआ जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। इसकी चोंच तेज चाकू की तरह चमक रही थी और इसकी आंखें काली थीं, जो टीवी श्रृंखला सुपरनेचुरल के किसी राक्षस जैसी लग रही थीं। इससे भी बुरी बात यह है कि इसके सिर पर एक सींग भी है, जो इसे असामान्य रूप से डरावना बनाता है। अरे, ये क्या बला है? वह चीखा जब राक्षसी मुर्गी उस पर झपटी। डर और एड्रेनालाइन के मारे उसने अपना खंजर घुमाया और गलती से मुर्गे का गला काट दिया। जैसे ही उसका मृत शरीर जमीन पर गिरा, मुर्गे की लाश से एक छोटी नीली किताब और सुनहरे सिक्के निकले और उसकी पहुंच में आ गए। ये क्या बकवास है? कोई खेल? उसने मन ही मन खुद से पूछा। और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। अजीफ के कानों में तीखी चीखों की गूंज गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उल्कापिंड के प्रभाव से बने गड्ढे से बहुत सारे जानवर निकलते हुए दिखाई दिए। तरह तरह के हथियार लिए लोग राक्षसों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग कामयाब भी हुए, लेकिन जानवरों की भारी संख्या के कारण वे अंततः हार गए। ये नज़ारा देखकर अजीफ तुरंत समझ गया, एलियंस। सोचते हुए उसने झट से नीली किताब और सोने का सिक्का उठा लिया। क्या ये कोई खेल है? ये तो खेल जैसा ही लगता है, उसने सोचा, जैसे ही उसे विश्व गोले के शब्द याद आए। मजबूत बनो या फिर नष्ट हो जाओ। भाड़ में जाए ये सब। वह भागते हुए गाली दे रहा था। वह जानता था कि अगर उसने मदद का इंतजार किया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और सच कहूं तो वह उन जीवों से डर रहा था जो गड्ढे से निकल रहे थे। उसने गड्ढों से निकलते जानवरों को देखा और वे ऐसे जानवर नहीं थे जिन्हें उसने पहले कभी देखा हो।
उसे यहाँ पास ही एक पिछली गली का पता था और वह किसी दूसरी दुकान में छिप सकता था। आह सेन की कैंडी की दुकान, उसे याद आया। कैफे के पीछे आह सेन की एक कैंडी की दुकान थी और अजीफ कभी कभी चॉकलेट खरीदने के लिए वहां जाता था। ये सोचते हुए उसे लगा जैसे उसके नीचे जमीन हिल रही हो। उससे कुछ दूरी पर वह भयानक चीखें सुन सकता था और लोगों को भगवान से प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। नहीं, बल्कि वे वास्तव में भगवान की मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मदद की पुकार और बचाव के लिए चीखें युद्ध के ढोल की थाप की तरह थीं, जबकि आग से जलती हुई इमारत से धुआं उठ रहा था। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट से आग भड़क उठी जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई कि अजीफ उसे देख सकता था, हालांकि वह 2 मंजिला इमारत से घिरा हुआ था। पेट्रोल स्टेशन पर हमला हुआ है। उम्मीद है जानवर भी मर जाए। उसने मन ही मन सोचा, आखिर जितने ज्यादा जानवर मरेंगे उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, या यूं कहें कि ईडीएम फैक्ट्री की तरह अनियमित रूप से, और लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। अपनी पूरी ताकत और स्फूर्ति का उपयोग करते हुए वह उन भयानक शोरों से जितना संभव हो सका दूर भागा। यदि उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति न होती तो अजीब डर के मारे टूट जाता। वह इतना डरा हुआ क्यों था? क्योंकि जब वह सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहा था तो उसने गड्ढे से निकलते जानवरों को अच्छी तरह से देख लिया था। वह जानता था कि अगर वह उस प्राथमिक विद्यालय के पास होता तो उसकी मौत हो जाती। संयोग से ही वह उस नवजात राक्षसी मुर्गे को मार पाया, लेकिन अगर उसे उस बदसूरत बड़ी चीज से लड़ना पड़ा तो उसकी मौत तय थी। ये देखने में बिल्ली जैसा था, लेकिन सामान्य बिल्लियों से 2 साइज बड़ा था। इसकी सबसे सटीक तुलना एक ऐसे बाघ से होगी जो लोगों को नाश्ते की तरह नोच नोच कर खा रहा हो। जैसे ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी, अजीब विपरीत दिशा में भाग रहे लोगों को चकमा देते हुए भाग गया। एक और दुर्घटना, वह उस इलाके से भागते हुए सोच रहा था। जाहिर है कुछ लोग दुर्घटनाओं का शिकार तो होते ही हैं। जब वह आह सेन की दुकान पर पहुंचा तो उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वहां कोई नहीं है। वे पहले ही भाग चुके होंगे। उसने मन ही मन सोचा। वह अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वहां कोई क्यों नहीं है। फर्श पर लाल खून फैला हुआ था और उसने देखा कि आह सेन की लाश फर्श पर पड़ी है। उसके अंदरूनी अंग गायब है और उसकी बाईं आंख किसी चीज से कुचली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे जिस चीज ने उसे मारा उसने अपना भोजन पूरा नहीं किया। तभी अजीब के स्थान के पास एक तीखी चीख सुनाई दी। तभी अचानक एक काउंटर से एक चमगादड़ उड़ता हुआ उसकी ओर आया। भाड़ में जाए ये, वह चिल्लाया और बेतहाशा काटने लगा। उसके एक बार से चमगादड़ के पंख पर चोट लगी और वह जमीन पर गिर गया। मौका देखकर उसने झटपट चमगादड़ को चाकू भोंककर मार डाला। मर जा तू कमीना चमगादड़, मैं तुझे पीसकर मांस का पेस्ट बना दूंगा और तेरी लाश पर पैर रख दूंगा। वह चीखा। इस बार केवल स्वर्ण सिक्का गिराया गया। ये पुष्टि करने के बाद कि चमगादड़ मर चुका है, उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और सोने का सिक्का अपनी जेब में डाल दिया, फिर चमगादड़ की लाश पर थूक दिया। वह आंशिक रूप से इसलिए क्रोधित था क्योंकि वह इस तथ्य से शर्मिंदा था कि वह डरा हुआ था और वह एक लड़की की तरह चीखा। ये सोचकर वह शर्मा गया। अगर किसी ने मुझे कभी उस हालत में देखा तो। वह सिहर उठा। उसने जल्दी से दरवाजे पर कुर्सियां, मेजें आदि लगा दी। लगभग हर वह चीज जिसे वह भारी और मजबूत समझता था उस बैरिकेड में डाल दी गई। क्या ये कोई खेल है? उसने मन ही मन सोचा जब उसने मुर्गे की लाश से लूटी गई नीली किताब देखी। जैसे ही उसने उसे देखा, जानकारी का एक पारदर्शी फलक उसकी नजर में आ गया। स्किल बुक, बीस्ट टैमर। इस कौशल का उपयोग करके आप विश्व के गोलाकार जानवरों को वश में कर सकते हैं। वश में करने के लिए किसी एक जानवर पर इस कौशल का प्रयोग करें और उसे निर्दिष्ट समय के लिए जानवर पोर्टल के अंदर रखें। जानवर पोर्टल को सक्रिय करने के लिए प्रति घंटे 10 एसपी की आवश्यकता होती है। कूलडाउन वश में किए गए जानवर पर निर्भर करता है। क्या आप ये कौशल सीखना चाहेंगे? हाँ, नहीं, एक मेनू से संकेत मिला। जानवरों को काबू में करने वाला। जरूर, अजीफ ने कहा। उसके मन में हुनर तो हुनर ही होता है, और किसी खेल में आपके पास जितने अधिक कौशल होंगे उतना ही बेहतर होगा। अजीफ हर चीज को एक खेल की तरह देखने लगा था। कम से कम इस तरह देखकर वह कुछ हद तक समझदारी बनाए रख पाता था। इस तर्क के आधार पर उसने झट से हाथ चुन लिया, जिससे एक ऐसी रोशनी उस पर पड़ने लगी जिसे सिर्फ वही देख सकता था। इस रोशनी से उसे तुरंत समझ आ गया और एक फलक दिखाई दिया जिस पर निम्नलिखित लिखा था। आपने जानवरों को वश में करने का कौशल सीख लिया है। किसी जानवर को मारने के बाद आप उसे वश में करना शुरू कर सकते हैं। हर जानवर को वश में करने की अवधि अलग होती है। इसके बाद उसके दिमाग में एक छोटे सींग वाले मुर्गे और एक छोटे पिशाच चमगादड़ के पत्ते उभर आए। पत्तों पर टैप करके वह पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता था। क्या ये कोई खेल है? उसने मन ही मन पूछा, या शायद दुनिया जैसा कोई खेल? सामान्य बुद्धि को क्या हो गया है? खैर, उसके बाद उसने अपने हथियार को गौर से देखा।
फौरन उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन उभरी जो किसी गेम इंटरफेस जैसी थी। जंग खाए खंजर, आक्रमण 0-6, चुपके से हमला 0-12, स्थायित्व 99/100। तो उन 2 जानवरों को मारने में एक ड्यूरेशन खर्च हुआ। इसके अलावा उनका एचपी 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसने हिसाब लगाया, नहीं, बल्ले को 2 बार करने पड़े ताकि उसका स्वास्थ्य 12 पॉइंट्स तक पहुंच सके। जैसे ही उसे वास्तविकता का एहसास हुआ, उसने अपने आसपास देखा। दुकान के बाहर अभी भी चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आह सेन के शरीर को देखते ही अजीफ ने लाश की हालत देखकर सिर हिला दिया। हालांकि उसे चीनी संस्कृति और मृतकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि शव की इस हालत को अपमान समझा जाएगा। जरा सोचिए, ज्यादातर संस्कृतियों में यह अपमान ही माना जाता है। आह सेन, शांति से आराम करो, ठीक है। मैं उस चमगादड़ को मार चुका हूं जिसने तुम्हें मारा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी हो शांति से आराम करोगे। उसने ताली बजाकर जोर से प्रार्थना की। इसके बाद उसने दुकान के पिछले कमरे से लाश को ढकने के लिए एक कंबल लिया। अब मुझे देखना होगा कि बाहर क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। ऐसा कहने के बावजूद वह सामने के दरवाजे से देखने से बहुत डर रहा था। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि पिछले दरवाजे पर बैरिकेड लगा हो। आखिरकार उसने स्लेशर फिल्में देखकर बहुत कुछ सीखा था। हमेशा पिछले दरवाजे से ही नायक की हत्या होती थी। जानवरों को आकर्षित न करने की इच्छा से वह चुपचाप दुकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और एक रंगीन खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर उसने देखा कि राक्षसी जानवर इधर उधर भाग रहे थे और चारों तरफ तबाही का मंजर था। कुछ रेंग रहे थे, यहाँ तक कि उसने कारों के आकार के कनखजूरे, इंसानों के आकार के बिच्छू और मकड़ियां भी देखीं। शुक्र है कि इन जानवरों में बुद्धि की कमी है, या कम से कम उसने तो यही सोचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमला करने के लिए केवल अपनी सूंघने और देखने की शक्ति पर ही निर्भर थे और जब तक उन्हें दुकान में मनुष्य दिखाई नहीं देते थे तब तक वे हमला नहीं करते थे। विनाश के कारण अधिकांश बच निकले लोगों को भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। कुछ को चीर फाड़ दिया गया, कुछ को कुचलकर मार डाला गया और कई को मौके पर ही खा लिया गया। उसने देखा कि सड़कें जलती हुई कारों और पहचान से परीक्षित विक्षत लाशों से भरी थीं। अनगिनत रक्तरंजित दृश्यों को देखकर अजीफ को लगभग उल्टी आ गई। अपने सुविधाजनक स्थान से उसने अनेक जानवरों को उस क्षेत्र से निकलते देखा जो संभवतः विनाश को अन्यत्र फैलाने के लिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस उनकी शुरुआती मंजिल थी, खासकर वो बॉस मॉन्स्टर जो कि एक बड़ा जानवर था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस छोटे से इलाके में तोड़फोड़ करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो बॉस होता तो वो सिर्फ कुछ 100 लोगों को मारकर संतुष्ट नहीं होता। अजीफ की राय में वे शायद मेंटाकाब, मारन, टैमिरलो शहर या यहाँ तक कि कुआतान जैसे बड़े शहर में भी जाएंगे, लेकिन जब तक वे उसे नहीं खा रहे होंगे तब तक सब ठीक रहेगा। ठीक है, अब क्या? उसने अपना ध्यान पुनः केंद्रित करने के प्रयास में स्वयं से पूछा। उसे घर लौटकर अपने परिवार की तलाश करनी थी। उसने अपनी जेबें टटोली और पाया कि उसका फोन भी मलबे में पड़ा है। उसने सोचा कि दुकान में फोन लाइन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन निराशा की बात यह थी कि वहां कोई लाइन ही नहीं थी या कम से कम वह काम नहीं कर रही थी। आखिर हुआ क्या? अजीफ ने स्थिति को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। अजीब बात यह थी कि वह बहुत शांत लग रहा था, जबकि उसका परिवार उससे केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। आमतौर पर उसके जैसा कोई भी जिसके पास परिवार हो इस समय तक घबरा चुका होता है। फिर वह इतना शांत क्यों था? क्योंकि सच कहा जाए तो उनका अपने परिवार से उतना भावनात्मक लगाव नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं कि वह उनसे विशेष रूप से नफरत करता था या वे उनसे नफरत करते थे, बल्कि बात सिर्फ इतनी थी कि उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। उनके लिए वे रूममेट्स की तरह थे। जब भी वह घर पर होता, अपने कमरे में जाकर वीडियो गेम खेलता या फिल्में देखता। वह अपने घरवालों से कभी ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चाहता है कि वे मर जाएं। हाँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अजीफ ने निर्णय लेते हुए सोचा। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे जाने से पहले वह बड़ा जानवर और उसके गुर्गे वहां से चले जाएं, अन्यथा मैं भी अन्य लोगों की तरह खा लिया जाऊंगा। अपने संकल्प को दृढ़ करने के बाद उसने अपना ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित किया और चुपचाप इस तथ्य से अनजान होकर देखा कि पहली मंजिल पर आह सेन की लाश चादर के नीचे अपनी उंगलियां हिला रही थी। कुछ घंटे बीत चुके थे और अब रात हो चुकी थी। अजीफ लगभग सो ही गया था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अपनी तंद्रा को दूर भगाकर और सचेत होकर वह जल्दी से उठा और फिर उसने पहली मंजिल पर नजर डाली। हालांकि अब तक उस क्षेत्र के अधिकांश लोग मर चुके हैं और खा लिए गए हैं, फिर भी उसने कसम खाकर कहा कि उसने पहली मंजिल से एक आवाज सुनी थी। खिड़की से चांदनी चमकती है जिससे अजीफ विचारों में खो जाता है। ऐसी रातों में वह अक्सर अपने दोस्त निजाम के साथ कॉफी पीने चला जाता था और छोटी छोटी बातें करता था। और जब वह घर जाता तो तारों को देखता।
वैसे तो वह जीवन, शिक्षा और अपने देश की कठोरता के कारण आमतौर पर भावुक नहीं होते, लेकिन आज रात की चांदनी ने उन पर कुछ हद तक सम्मोहित करने वाला प्रभाव डाला। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें नहीं पता था कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद क्या करना है। उन्हें नौकरी देने के लिए कंपनियों से कोई कॉल नहीं आ रही थी और सामान्य तौर पर कोई अच्छी संभावना नहीं होने के कारण वह कभी कभी जीवन के अर्थ पर विचार करते थे। उनके देश में शादी करने के लिए दुल्हन के दहेज की रकम रूम 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी पूरे 10,000 रिंगिट। वह वास्तव में ऐसे परिवार से पूछना चाहता था कि क्या वे अपनी बेटी से विवाह कर रहे हैं या उसे बेच रहे हैं। हास्यास्पद दहेज पर विचार करने के बाद भी उन्होंने प्रस्तावित दूल्हे की शिक्षा के स्तर, करियर और वार्षिक आय के लिए भी सख्त आवश्यकताएं रखी। वह, जो स्वयं मुश्किल से ही जीवित बचा हुआ था, प्रतिस्पर्धा का सपना भी कैसे देख सकता था। वह 1,000 रिंगित भी महीना नहीं कमा पाता था, क्योंकि उसकी तनख्वाह 600 रिंगित थी। वह शादी का सपना भी कैसे देख सकता था। इस तरह के समाज में रहने से उसे खुद को बेकार महसूस होने लगा। अचानक कैंडी की दुकान की पहली मंजिल से एक गर्जना आए और अजीफ को वर्तमान क्षण में वापस ले आए। वह काफी भाग्यशाली था कि जब वह विचारों में खोया हुआ था तो जानवर ने उसे यहाँ नहीं देखा और किसी मनुष्य को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। इसके बाद उसने फिर से शोर सुना और इस बार उसकी इंद्रियों ने उसे पहली मंजिल तक ट्रैक किया। चंद्रमा की सहायता से धुंधली रोशनी में ध्यानपूर्वक देखने पर उसने देखा कि शव को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए कंबल के नीचे कुछ हिल रहा था। बाहर से आ रही हलचल की आवाज सुनकर उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा और उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन शवों को काटा गया था वे किसी प्रकार के अर्धमानव, अर्ध पशु राक्षस में बदल गए थे, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तविक जीवन में न होकर प्रोटोटाइप गेम फ्रेंचाइज का हिस्सा हो। कुछ लाशों का शरीर बिल्ली का था, लेकिन सिर इंसान का। हालांकि सभी लाशें जानवरों में विलीन नहीं हो पाईं। कुछ लाशों के रूप में पुनर्जीवित हो गईं। 1 मिनट रुको। यह महसूस करते हुए कि वह क्या भूल गया था, अजीफ जल्दी से सीढ़ियों पर कूद गया और उसने आह-सेन की लाश को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए कंबल हटा दिए। ऐसा करते हुए वह देख सकता था कि आह-सेन की लाश हिलने लगी थी। मैं इंतजार नहीं करूंगा, माफ करना आह-सेन, उसने माफी मांगी। उसने पहले ही देख लिया था कि बाकी लाशों के साथ क्या हुआ था और उसे यकीन था कि आह-सेन की लाश के साथ भी यही होने वाला है। बिना किसी हिचकिचाहट के अजीफ ने अपना खंजर लाश के सिर में घुसा दिया, जिससे खून बहने लगा और एक कौशल पुस्तिका, सोना और एक दस्ताना गिर गया। हाँ, और कौन कहता है कि ज़ॉम्बी फिल्में देखने से फायदा नहीं होता। दिमाग पर वार करो और ज़ॉम्बी मर जाएगा, अजीफ ने मन ही मन कहा। जैसे ही उसके शरीर पर एक रोशनी पड़ी और जानकारी का एक पैनल सामने आया। आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं और 2 स्टैट्स पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। वर्ल्ड ऑर्ब सिस्टम का इस्तेमाल करके एक उत्परिवर्तित सेपियन को मारने वाले दुनिया के 57वें व्यक्ति बनने पर आपको 3 अतिरिक्त स्टैट्स पॉइंट दिए गए हैं। आप अपने पुरस्कारों का बंटवारा कैसे करना चाहेंगे? उन्होंने आदेश दिया, ताकत में 2, चपलता में 2 और सहनशक्ति में 3 अंक रखो। कुछ ही देर बाद अजीफ को लगा कि उसका शरीर मजबूत और हल्का हो रहा है, क्योंकि एक स्फूर्तिदायक ऊर्जा ने उसकी थकान दूर कर दी है। काउंटर के कोने पर बैठे हुए उसने कहा, मैं भाग्यशाली हूं। ज़ॉम्बी का शरीर इतना मजबूत था कि वार में उसकी आधी ताकत लग गई, जो उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि मृतकों में से वापस लाए जाने के बाद ज़ॉम्बी थोड़े नर्म हो जाएंगे। अपनी बुद्धि को एकत्रित करते हुए वह दस्ताने की जांच करता है। उत्परिवर्तित सेपियंस सुरक्षात्मक दस्ताने, स्तर 3-10 के जानवरों से संक्रमण को रोकने में सक्षम। स्टेट बोनस, शक्ति जोड़ 2, सहनशक्ति जोड़ 2। उसने बिना सोचे समझे उसे पहन लिया और महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। अब कोने में बैठे बैठे वह तरह तरह की बातें सोच रहा था। वह निश्चित रूप से यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता था, अन्यथा वह भूखा मर जाएगा। वह उपलब्धि प्रणाली के बारे में भी सोच रहा था। अगर मैं इसे किसी और से तेज कर लूं तो क्या मुझे कुछ अतिरिक्त इनाम मिलेंगे? क्या कोई ऐसी रैंकिंग है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? उसने सोचा। हालांकि बाहर से चलने की आवाजें आती रहीं, वह जानता था कि वे जिंदा नहीं थे, बल्कि उनकी लाशें ज़ॉम्बी में बदल गई थीं। ज़ॉम्बी या उत्परिवर्तित सैपियंस? नहीं, ज़ॉम्बी। अजीफ ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ फैसला किया। मैं उन्हें ज़ॉम्बी कहूंगा, या शायद स्टिफ। न केवल उनके पास काफी अनुभव था, बल्कि वे काफी धीमी गति से आगे बढ़ते थे। यदि वह सिर पर सटीक प्रहार करता तो वह आसानी से ज़ॉम्बी पर काबू पा सकता था। अगर सिर्फ वे ही होते तो उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने पहले सरसरी निगाह डाली थी तो वहां अभी भी एक बड़ा जानवर घूम रहा था। अनुमान था कि वह उनका बॉस अजीफ ही था। उसने अंदाजा लगाया कि जब जानवर जाते हैं तो वे हमेशा अपने जैसे किसी एक को उस इलाके की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं, किसी रक्षक की तरह या किसी कालकोठरी के सरदार की तरह। ये बॉस बिल्कुल एलियन जैसा ही लग रहा था, यहां तक कि उसके मुंह के आसपास के हरे तरल पदार्थ तक।
हो सकता है कि इसमें कोई फेस सकर या कुछ ऐसा ही हो। हाँ यश। उसने आह भरते हुए उठकर काउंटर पर रखी एक चॉकलेट उठाए और उसे धीरे धीरे खाने लगा, साथ ही उसने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज न निकले। जैसे ही उसने सोचा, चॉकलेट, मैं सिर्फ चॉकलेट पर जिंदा नहीं रह सकता, उसके जाने की इच्छा बढ़ती गई। फिर भी वो बड़ी मुश्किल में था। वह वहां से निकलना तो चाहता था, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकता था। अब बाहर निकलकर हमला करने से उसका भाग्य ही तय हो जाएगा। इसी समय अजीफ को ईंटों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब वह जांच करने के लिए दूसरी मंजिल पर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो विशालकाय बेजरों के एक समूह जैसा था, जो उस क्षेत्र की छोटी दुकानों और इमारतों को बेतहाशा नष्ट कर रहा था। वे 7 फीट लंबे और बहुत शक्तिशाली थे। प्रत्येक मुख का एक छोटी इमारत का आधा हिस्सा नष्ट कर देगा। अच्छी बात यह रही कि अन्य 2 नेता जितने मजबूत नहीं दिखे और उन्होंने अपने तीखे पंजों से दुकानों की खुदाई पर ध्यान केंद्रित किया। वे क्या खोज रहे थे, अजीफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें देखते हुए उसने देखा कि एक बिज्जू गलती से मलबे के नीचे दब गया। यदि अन्य बेजरों की उपस्थिति न होती तो वह पहले ही मर चुका होता। इस परोपकारिता में बेजरों ने अपनी उच्च बुद्धि का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया था। जब अजीफ ने देखा कि वे सचमुच कितने बुद्धिमान थे तो उसके मन में विचारों की एक भयावह श्रृंखला कौंध गई। भाड़ में जाओ, उसने गाली देते हुए कहा, जैसे ही उसे अचानक कुछ समझ आया। नेता तो अग्रिम पंक्ति का था और उसके पीछे आने वाले खोजी थे। वे इंसानों की तलाश में थे। मुझे लगा था कि वे दिमाग से बेजान जानवर हैं। किसने सोचा होगा कि जानवरों में भी इस तरह का तालमेल होता है। उसने मजाक उड़ाया। यह अपने आप में एक प्रश्न था कि क्या उनका स्वर स्वयं उनके प्रति था या जानवरों के प्रति। ये सोचते सोचते उसे पसीना आने लगा। विशालकाय बेजरों की टीम को एक इमारत बनाने में लगभग 15 मिनट लगेंगे और एक छोटी सी दुकान बनाने में उन्हें कुल मिलाकर 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। इस सोच के सिलसिले में वह स्वाभाविक रूप से एक गंभीर निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं मरने वाला हूं। लानत है, लानत है, लानत है। उसने निराशा में गालियां दी। जैसे जैसे बेजरों की टीम धीरे धीरे उस दुकान की ओर बढ़ रही थी जहां वह छिपा हुआ था, अजीफ की निराशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पीलापन दिखने लगा था। क्या इसका अंत ऐसे ही होगा? उसने अनिच्छा से खुद से पूछा। क्या मुझे भागने की कोशिश करनी चाहिए? उसने बाहर एक नजर डालकर उस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। यह असंभव था। बेज प्राथमिक विद्यालय के पास का विशाल जानवर तथा उत्परिवर्तित सेपियंस उसका रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए भागने के बजाय वह आत्महत्या कर सकता है। धीरे धीरे बेजो उसकी दुकान की ओर बढ़ने लगे। बिज्जू ने व्यवस्थित ढंग से काम किया ताकि कोई भी इंसान उनके जाल से बच न पाए। वे विध्वंस के साक्षात अवतार थे। अजीफ पहले ही हार मान चुका था और चॉकलेट का एक निवाला खाकर बैठ गया। तो मैं यहीं मरने वाला हूं, उसने उदास होकर विलाप किया। इस समय तक बेजो ने उसके बगल वाली दुकान को नष्ट कर दिया था। क्या बेकार जिंदगी है। मैं अभी भी जवान हूं, कुंवारा हूं, गरीब हूं और अब मुझे मरने और एक रियल इंसान बनने का भाग्य भोगना होगा। ये न्याय नहीं है। मैंने नियमों के अनुसार जीवन जिया। मैंने टैक्स चुकाया, मैंने कानून नहीं तोड़ा, मैंने अच्छे काम किए। ठीक है, मैंने ज्यादा अच्छे काम नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने बुरे काम भी नहीं किए। इस तरह मरना। अचानक इमारत के हिलने से उसका एक आलाप टूट गया। कुछ और करने में असमर्थ होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ भी दिमाग में नहीं आया। वे कहते हैं कि जब लोग मरते हैं तो उनका जीवन उनकी आंखों के सामने आ जाता है, या कम से कम महत्वपूर्ण क्षण, या शायद एक चेहरा, यदि उस व्यक्ति ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं जिया है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई झलक नहीं, कोई क्षण नहीं, कोई लोग नहीं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। उसे पता चला कि अपनी मौत के वक्त तक उसने कभी सही मायने में जिया ही नहीं था। हर दिन वह एक ही दिनचर्या में उलझा रहता था। इंटरनेट, किताबें पढ़ना, काम करना और बस यही सब। उस घिनौनी दिनचर्या के अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं था। वह कभी कहीं नहीं गया। उसने कभी कोई पागलपन वाला काम नहीं किया। उसने कभी कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया। उसने कभी कानून नहीं तोड़ा। उन्होंने कभी जोखिम नहीं उठाया। वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें किसी न किसी बात का डर हमेशा छाया रहता था। अगर वह डर कानून का नहीं तो लोगों का था। अगर लोग नहीं तो भविष्य। अगर भविष्य नहीं तो वर्तमान। उसे हमेशा किसी न किसी चीज का डर रहता था। वह प्रार्थना करने ही वाला था कि अचानक कंपन और तेज हो गया। उसने तुरंत आंखें खोली और महसूस किया कि यह बेजरों का काम नहीं था। यह एक भूकंप था। कैंडी की दुकान का सारा सामान अपने रैक से नीचे गिर पड़ा। काउंटर इतनी जोर से हिला कि शीशे टूट गए। अजीफ को आगे लाया गया और यदि उसने रेलिंग को पकड़ने में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई होती तो वह पहली मंजिल पर गिर जाता। अजीफ को यह नहीं पता था कि इस समय विश्व के राष्ट्रों और महाद्वीपों को मिलाकर एक महामहाद्वीप का निर्माण कर रहा था। आमतौर पर एक सुपरकॉन्टिनेंट के निर्माण में 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय लगता है।
और उन लाखों वर्षों के दौरान आमतौर पर बड़े पैमाने पर विलुप्तियां, महाज्वालामुखी विस्फोट और भयानक आपदाएं घटित होती हैं। हालांकि विश्व परिक्रमा के साथ ये बदलाव बेहद सरल थे। इन सभी महाद्वीपों को एक साथ लाने के लिए बस दुनिया भर में आए छोटे मोटे भूकंपों की जरूरत थी। लेकिन ये छोटे भूकंप अजीफ की किस्मत बदलने के लिए काफी थे। जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि सड़कें कैसे बाहर निकली हुई थीं, इमारतें कैसे ढह रही थीं और शहर का दृश्य कैसे विकृत हो रहा था। तभी अजीफ के छिपने के स्थान के सामने की एक इमारत बेजरों पर गिर गई और दुकान के आसपास मौजूद ढेरों लाशों के साथ बेजरों को भी कुचल दिया। अवसर देखकर अजीफ ने तुरंत अपना निर्णय लिया और खड़े होकर कहा, धन्यवाद भगवान। वह मुस्कुराता हुआ दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया और धड़ाम से नीचे गिरा। हालांकि उसे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक खेल की तरह काम करता है। वह अपने पैरों पर खड़े होते हुए हंसा। उन्होंने क्षेत्र के चारों ओर देखते हुए कहा, शुक्र है कि मैंने अपने कुछ आंकड़े ताकत में डाल दिए। बुरी तरह क्षतिग्रस्त लाशों और बेजरों को देखकर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस क्षण उसका पुनर्जन्म हुआ। ये सिर्फ आंकड़ों का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता का भी पुनर्जन्म था। हालांकि असल में 3 बेजर और लगभग 100 ज़ॉम्बी मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजीफ उन्हें सिर्फ EXP के रूप में देख पा रहा था। मजबूत बनो या मर जाओ, है ना? उसने विश्वगोले की अस्पष्ट दिशा में देखते हुए पूछा। लगता है मैं भाग्यशाली हूं। रात में अशुभ और कुछ हद तक अस्थिर हंसी की आवाज गूंजती रही। अपने आसपास का माहौल देखकर अजीफ को अंदाजा हुआ कि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में मैं सबसे बड़ी मछली को पहले भूनूंगा, उसने तय किया। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन वे न केवल बुरी तरह घायल थे, बल्कि धीमे और असमन्वित भी थे। कोई भी लाठी लेकर उन्हें भगा सकता था। बेजरों के गंभीर मामले से निपटने के बाद वह उनकी देखभाल कर सकता था। बहादुर बनो, उसने खुद से दोहराया और मलबे पर कूद गया और बेजर के पास गया। इस दौरान वह कांप रहा था। बेजर की सांसों से बदबू आ रही थी और हर बार जब वह सांस छोड़ता तो हवा का एक तेज झोंका उसकी दुर्गंध को अपने साथ ले आता। उनमें से एक चालाक बेजर मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? अजीफ ने जवाब दिया और बेजर पर वार किया। उसके घाव से खून बह रहा था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तो अजीफ ने फिर से उस पर वार किया और फिर उसने उसे बार बार छुरा घोंपा, जिससे उसकी सहनशक्ति खत्म हो गई। आखिरकार जब उसकी सहनशक्ति 3 पॉइंट तक कम हो गई तो बेजर मर गया और अजीफ पर एक अदृश्य रोशनी चमक उठी। आप स्तर 5 तक आगे बढ़ गए हैं और 6 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। 3 लेवल ऊपर। यह बेजर बहुत सारे अनुभव देता है, उसने संतोष से कहा, जबकि अजीफ के दिमाग में एक मजबूत मुट्ठी वाला बेजर कार्ड उभर आया। बेजर की लाश के पास एक हुनर की किताब और सोने के सिक्के भी गिरे। उसने जल्दी से अपनी सारी लूट का माल उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। उसने गहरी सांस ली। एक बेजर को मारने में ही उसकी लगभग पूरी ताकत लग गई और दूसरा बेजर उसकी पकड़ में आकर बाहर निकलने के लिए रास्ता खोदने लगा। वह इनमें से किसी भी बेजर को भागने नहीं दे सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो परिणाम भयानक होंगे। सारी ताकत की बात है, अजीफ ने मन ही मन आदेश दिया। जैसे जैसे उसने अपने आंकड़े उन्नत किए, उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से युवा हो रहा है। अपनी नई ऊर्जा के साथ वह मलबे के दूसरे हिस्से पर कूद गया और जल्दी से बेजर के सिर के पीछे वार कर दिया। गंभीर प्रहार, दुगुनी क्षति हुई। ओह, तो ये सचमुच एक खेल है। ये सोचना कि क्रिटिकल हिट भी होते हैं, उसने अनुमान लगाया। इस नई जानकारी से लैस होकर अजीफ ने गर्दन के हिस्से पर निशाना साधना शुरू किया और गर्दन पर 10 और वार करने के बाद बेजर कराहते हुए मर गया। इस बार अजीफ के पास 8 सहन शक्ति बची थी, क्योंकि जानवर के शरीर से एक और कौशल पुस्तिका और सुनहरा सिक्का गिरा दिया गया था। आप स्तर 8 तक आगे बढ़ गए हैं और 6 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं, 3 और स्तर ऊपर। फिर भी अजीफ जानता था कि यह उसके भाग्य के कारण था। सामान्य परिस्थितियों में उन्हीं बेजरों का सामना होने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। आखिर एक घायल बिज्जू को गिराने के लिए 10 से ज्यादा वार करने पड़ते हैं। इन बिज्जुओं से पूरी ताकत से लड़ने के लिए उसे कहीं ज्यादा ताकत और फुर्ती की जरूरत होगी। अब केवल एक ही बचा था और जैसे ही अजीफ उसकी गर्दन पर वार करने वाला था, उसे कुछ याद आया। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सभी 6 स्पिरिट के लिए। जब उसने ये कहा तो उसका शरीर जोश से भर गया, उसकी रगों में शक्ति का संचार हुआ, उसकी आंखें साफ हो गईं। इसके बाद उसने तुरंत ही बीस्ट टैमर कौशल को सक्रिय कर दिया, क्योंकि प्रासंगिक जानकारी उसके दिमाग में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसे दिशा निर्देश मिल रहे थे। वह घायल बेजर के पास गया और उसे छुआ, जिससे बेजर के माथे पर एक गोलाकार मुहर उभर आए। आपने जानवरों को काबू करने का हुनर इस्तेमाल किया है। क्या आप वाकई इस जानवर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, अजीफ ने जवाब दिया। ऐसा कहते हुए वह जानवर प्रकाश में बदल गया और एक द्वार में घुस गया जो अभी अभी खुला था।
कुछ ही क्षणों के बाद सिस्टम इंटरफेस पर कौशल अनुभाग के अंतर्गत अतिरिक्त पाठ दिखाई दिया। कौशल बीस्ट टैमा, मजबूत मुट्ठी बेजर को काबू करने का समय 2 सप्ताह। क्या, ये देखकर अजीफ चौंक गया। इसमें न केवल 2 सप्ताह लगेंगे बल्कि प्रति घंटे 10 एसपी की भी आवश्यकता होगी। उस समय उनका एसपी 7 था। 1 घंटे में ये कौशल 10 और एसपी खर्च कर देगा। बेशक तब तक उसका एसपी फिर से बन जाएगा, जिससे पालतू बनाने की लागत की भरपाई हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह था कि 2 हफ्तों तक वह अपना एसपी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब उसे बेजर की ताकत याद आई तो उसे श्राप देने की आवश्यकता महसूस हुई। अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए वह ये समझ सका कि इसे वश में करने में 2 सप्ताह लगने का कारण आंशिक रूप से यही था, और उस स्तर की शक्ति वाला एक पशु दास होने से उसे इस नई दुनिया में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा यदि उस समय बेजर बहुत कमजोर और हताश नहीं था तो वह उसे कैसे वश में कर सकता था। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से पोकेमोन को वश में करने जैसी थी। इसे कमजोर करके लाल स्वास्थ्य तक लाने से सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती। जब अजीफ विचारों में खोया हुआ था, एक ज़ॉम्बी मलबे से रेंग कर बाहर आने में कामयाब हो गया था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। और चूंकि उसका निचला शरीर कुचला हुआ था, वह अपनी बाहों का इस्तेमाल करके ही धीरे धीरे रेंग पा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वह अजीफ तक पहुंचने में कामयाब रहा और उसे सचेत करने से पहले उसके टखने को पकड़ लिया। अजीफ इस अचानक स्पर्श से चौंक गया और गालियां बकने लगा। भाड़ में जाओ, क्या बकवास है, भाड़ में जाओ, वह चिल्लाया और उसने ज़ॉम्बी के सिर पर लात मारी जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह और भी ज्यादा क्षत विक्षत हो गया। भाड़ में जाओ उस लानत ज़ॉम्बी को, अजीफ गुस्से से चिल्लाया। खंजर का उपयोग करते हुए उसने ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया, जिससे उसे निराशा और अपमान महसूस हुआ। इस बार सोने के सिक्कों से भरी एक अंगूठी दिखाई दी। उसे झट से पकड़कर उसने देखा कि सैकड़ों लाशें उसके नीचे से रेंग रही हैं। ये बेवकूफ, ओह लानत है। और भी, उसने आते हुए झुंड को देखते हुए कहा। गहरी सांस लेते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी, मानो वह मुफ्ती एक्सपी की उम्मीद कर रहा हो। तो फिर शुरू करो, बिना कष्ट के लाभ नहीं मिलता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा। इन नियमों को समझने के कारण ही वह इतनी जल्दी नई दुनिया और उसके नियमों के साथ तालमेल बिठा पाया। और पूरी ईमानदारी से कहें तो उन्होंने पाया कि ये नियम उनके पिछले समाज के नियमों की तुलना में उनके लिए कहीं अधिक उपयुक्त थे। उस जमाने में कड़ी मेहनत करने से अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं मिलती थी। कम से कम अब उसे अपनी मेहनत के मुताबिक इनाम मिल रहा था। तुम सब मरने वाले हो, फिर से उसने रेंगते हुए लाशों से ठंडे स्वर में कहा, जिससे उसकी हत्या की होड़ शुरू हो गई। अजीफ सभी ज़ॉम्बी के सिर पर निर्दयता से वार करता है। शिशु लाश, महिला लाश, बुजुर्ग लाश, एमाइलेफ लाश, चश्मा लाश, उसने उन सभी को एक समान रूप से चाकू मारा। वह उन्हें लाशों और मुफ्त लूट के अलावा कुछ नहीं समझता था। अजीफ ने खून और चोटों से बचते हुए लात, घूं से, चाकू से वार किया। वह जानता था कि यदि आपको काट लिया गया तो आप संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन वह खून के प्रभाव के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने फिर भी इसके प्रति सावधानी बरती। बेशक वह पूरी तरह से साफ नहीं रह सका, लेकिन कम से कम वह भीगा नहीं था। उसका भाग्य सचमुच आश्चर्य करने लायक था। अभी 1 मिनट पहले ही वह प्रार्थना कर रहा था और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहा था, लेकिन भाग्यशाली परिस्थितियों ने उसे लाश के सिर में छुरा घोंपने के लिए प्रेरित किया। आप स्तर 9 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। इस बार अजीफ ने अपनी चपलता को मजबूत करने का निर्णय लिया। उसे प्रतिक्रिया की गति और वास्तविक गति दोनों में तेज होना था, इससे पहले कि आसपास के ज़ॉम्बी उसकी हत्या की होड़ के बारे में सतर्क हो जाएं। सभी गति बढ़ाओ, उसने आदेश दिया, स्वयं को तेज और हल्का महसूस करते हुए। और यद्यपि उसकी सहनशक्ति भी लगातार कम होती जा रही थी, ये लाशें कभी कभी अज्ञात तरल पदार्थों की कुछ शीशियां भी गिरा देती थीं। कुछ शीशियां पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि नीली शीशियों ने उसकी सहनशक्ति और लाल शीशियों ने उसकी स्फूर्ति वापस ला दी। उसके पास पहले से ही 2 नीली शीशियां थीं, और यद्यपि उनके पास इसकी जानकारी की जांच करने का समय नहीं था, फिर भी उन्होंने अवधारणा को समझ लिया। वे औषधियां थीं। स्किरिम, ओब्लिवियन और अधिकांश फैंटेसी शैली के साहसिक खेलों में औषधियां किसी भी खोज का सबसे अभिन्न अंग है। वे स्वास्थ्य बहाल करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं तथा कई अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। अजीफ मलबे के नीचे फंसे सभी ज़ॉम्बी पर वार करता रहा। जब उसे कोई ऐसा छेद मिल जाता जहां से उसे मरे हुए लोगों की कराहने जैसी आवाज सुनाई देती, तो वह उस क्षेत्र को निशाना बनाता और लाशों के सिर में छुरा घोंपने का सबसे उपयुक्त अवसर ढूंढता। अधिकांशतः सिर पर किया गया प्रत्येक वार महत्वपूर्ण था तथा कुछ अधिक लचीले वारों को छोड़कर उन्हें एक ही वार में ढेर कर देता था। और अपनी कमाई को अच्छी तरह जांचने का समय न पाकर वह उसे अपनी जेबों में डाल लेता। और जब जेबें भर जाती तो वह एक बच्चे के ज़ॉम्बी से एक थैला चुराकर उसमें अपनी लूट का सामान रख लेता। आप लेवल 10 तक पहुंच गए हैं और 2 स्टैट्स पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। लेवल 10 तक पहुंचकर आपने क्लास फीचर अनलॉक कर लिया है।
आप फिलहाल रेड जोन में हैं। आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जोन खोजें। कक्षा बदल गई। अजीफ मन ही मन चिल्लाया। जाहिर है मैं कक्षा बदल सकता हूँ। यह अब एक खेल सा लगने लगा है। अपने पीछे कराहने की आवाज सुनकर जब वह पीछे मुड़ा तो देखा कि वहां दर्जनों लाशें खड़ी थीं। मामले को और भी जटिल बनाते हुए उसका खंजर टूटने के कगार पर था और वह जानता था कि यह निश्चित रूप से अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा। रेंगते हुए लाशों को देखकर वह केवल एक ही बात कह सका, बकवास। चांदनी ही एकमात्र प्रकाश स्रोत थी जो रात में भेद रही थी। पूरे टेमेलो शहर में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, जिसने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। जॉय पार्क के पास स्थित गैस स्टेशन दोपहर से ही जल रहा था और रात में भी उसमें आग लगी हुई थी। लाशों की दुर्गंध घिनौनी और सर्वव्यापी थी। खून जमीन में रिस रहा था, जिससे नर्क जैसा दृश्य बन गया था। तारकोल की सड़क उस विशालकाय जानवर के शिकारों के खून से लाल हो गई थी। क्षत विक्षत शव हर जगह बिखरे पड़े थे और क्षत विक्षत पैर और हाथ भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। इस ठंडी और भयावह रात में जीवित बचने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति का दृश्य उसके चारों ओर व्याप्त भयावहता को सामने ला रहा था। मानो एक और विरोधाभास दर्शाने के लिए वह इस समय ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। भगवान का शुक्र है कि अधिकांश राक्षस पहले ही चले गए हैं, अजीफ ने सोचा। बेजरों का सफाया हो चुका है और सिर्फ ज़ॉम्बी ही बचे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हमले से बचने का पूरा भरोसा था, लेकिन कम से कम अब उसके पास बचने का रास्ता तो था। अगर उसे उस दोपहर देखे गए जानवरों से लड़ना पड़ता तो उसकी जान जरूर चली जाती। उसे बस इसी छोटे से मौके की जरूरत थी। रेड जोन है ना। उसे पता था कि अगर वह अपनी कक्षा बदल लेगा तो उसे ढेरों फायदे होंगे। बदकिस्मती से सिस्टम की मांग थी कि वह पहले रेड जोन से बाहर निकले। यदि उसने यहां जबरदस्ती अपनी कक्षा बदलने की कोशिश की तो वह खुद ही मारा जा सकता है। व्यवस्था की मनमानी के चलते उसके सामने एक और दुविधा खड़ी हो गई। उसे न तो पता था कि ये जोन क्या होते हैं और न ही यह कि उनसे कैसे निकला जाए। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि वर्ल्ड ऑर्ब की ट्यूटोरियल रहित प्रणाली पर हंसे या रोए। ऐसा कहा जा रहा है कि वह इस समय युद्ध के बीच में थे। सिस्टम के बारे में बाद में सब कुछ पता लगाने का संकल्प करते हुए उसने अपने विचारों और शिकायतों को अपने मन में दबा लिया और अपनी लड़ने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए किंडरगार्टनर के बैग से एक शीशी निकाल ली। क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे और औषधियां कब मिलेंगी, इसलिए उसने निर्णय लिया। उसे जिन दो आंकड़ों में तुरंत सुधार की जरूरत थी वे थे उसकी ताकत और सहनशक्ति। सहनशक्ति उसे इन ज़ॉम्बी को मारते समय ज्यादा देर तक टिकने देती और ताकत उसकी सहनशक्ति की खपत को कम करती। कैसी दुविधा है। इस समय उसके पास अभी भी 2 सहनशक्ति औषधियां बची थीं, इसलिए उसने जल्दी से अपना फैसला ले लिया। सारी शक्ति के लिए उसने सिस्टम से कहा। उनके अन्य आंकड़ों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। अजीफ की वर्तमान प्राथमिकता अपने सामने मौजूद अवसर से यथासंभव लाभ उठाना है। फंसे हुए ज़ॉम्बी कमजोर और आसान शिकार थे। क्या अजीफ को फिर कभी ऐसा शानदार मौका मिलेगा? यदि वह इससे काफी मजबूत हो गया तो उसके लिए घर जाने का या कम से कम 800 मीटर दूर स्थित मॉल तक जाने का मौका था। और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुनिया सचमुच बदल चुकी थी। उपन्यास पढ़ने के अपने अनुभव से उसे अंदाजा हो गया था कि शक्ति का नियम ही राज कर सकता है। और यदि नए नियम ताकत पर आधारित थे तो वह जज बनना चाहता था। अपने छोटे से ब्रेक के बाद अजीफ ने फिर से पीसना शुरू कर दिया। कूदो, छुरा मारो, लूट इकट्ठा करो। कूदो, छुरा मारो, लूट इकट्ठा करो। धो और दोहराओ। अब उसकी लूट में तरह तरह की चीजें थीं। जूते, हार, अंगूठी, बूट और हुनर की किताबें सब उसके बैग में भर गईं। आप जो भी नाम लें उसके पास सब कुछ था। आप स्तर 11 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। उन्होंने कहा, ये सब ताकत के लिए है। अब उसकी ताकत उसके उपकरणों को मिलाकर 20 थी। उसे सिर्फ एक बार करने के लिए 1/3 प्रयास की जरूरत थी। बेशक इससे उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और ज़ॉम्बीज को मारना आसान हो गया। अब उसके पास 5 नीली शीशियां, 3 लाल शीशियां और 6 हरी शीशियां भी थीं। उसके खंजर के चटकने से एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। अजीफ ने आश्चर्यचकित होकर अपने खंजर को ध्यान से देखा जिससे घी प्रकट हो रहा था। जंग लगा खंजर। आक्रमण 0-6। चुपके से हमला 0-12। स्थायित्व 10/100। हाँ, उसने आह भरी। उसकी टिकाऊपन कम थी और शायद 30 बार से ज्यादा नहीं टिकेगी। फिर भी वह शांत था और उसे याद आया कि उसने एक ब्लेड लूटा था। बैग से ब्लेड निकालकर उसने उसकी स्थिति देखी। सामान्य ब्लेड। आक्रमण 5-15। चुपके से हमला 0-20। स्थायित्व 140/140। मैंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेवकूफ, उसने खुद को डांटा और अपना खंजर फेंक दिया। ब्लेड और उसकी पहुंच ज्यादा लंबी हो गई थी। अपने नए उपकरण के साथ उसने फिर से पीसना शुरू कर दिया। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ा और उसके क्षत विक्षत शरीर से उसके आंतरिक अंग बाहर निकलने लगे।
अजीफ ने अचानक हुए हमले को चकमा दिया, घूमकर ज़ॉम्बी पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसके सिर पर छुरा घोंपा और उसे क्षत विक्षत करके खून से लथपथ कर दिया। आप स्तर 12 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। उसने देखा कि आसपास के ज़ॉम्बी उस पर झुंड बनाकर हमला करने लगे थे, जिससे ज़ॉम्बी की खेती जारी रखना असंभव हो गया था। सब फुर्ती की बदौलत है, उसने दृढ़ता से आदेश दिया। उसके मन में भागने की योजना की शुरुआत हो रही थी। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था और सहन शक्ति की औषधियां भी बस कुछ ही देर तक चल सकती थीं। आप स्तर 13 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। सब कुछ चपलता के लिए। आप स्तर 14 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। सब कुछ चपलता के लिए। आप स्तर 15 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। ये सब चपलता के कारण है। आप स्तर 16 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। सब कुछ चपलता के लिए। आप स्तर 17 तक आगे बढ़ गए हैं और 2 आंकड़े अंक अर्जित किए हैं। सब कुछ चपलता के लिए। आवाजें अजीफ के इलाके में और भी ज़ॉम्बी को आकर्षित करने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब अपनी योजनाओं को अमल में लाने का समय आ गया है। काश ये काम कर जाए, उसने प्रार्थना की, जबकि उसके आसपास के आखिरी ज़ॉम्बी को भी चाकू मार दिया गया था। किस्मत अच्छी रही तो खेलों का उसका ज्ञान अब भी काम आएगा। अजीफ ने अपना ब्लेड ज़ॉम्बी के सिर से बाहर निकाला। अपने पीछे 2 बच्चों के बैग लटकाए, जिनमें से एक पर बेन 10 का डिजाइन था और दूसरे पर माय लिटिल पोनी का। वह पूरी तरह से हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि वह वहां खड़ा होकर लाशों के विशाल झुंड के एक एक कदम आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। रात में ठंडी हवा चल रही थी और जॉय पार्क की सड़कों पर मौत की गंध फैल रही थी। अजीफ को सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी, आग की चिंगारी और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह घबराया हुआ था, एक रोमांच प्रेमी की तरह घबराहट जो अंतिम छलांग लगाने से पहले होती है। ये घबराहट भरे डर के बजाय घबराहट भरा उत्साह था। इस समय उसका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, जो तनाव प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, पूरी ताकत से सक्रिय था तथा उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोनों से भर रहा था। बहादुरी। आगे जो होने वाला था उसे देखते हुए उसे पहले से कहीं ज्यादा बहादुर होना होगा, किसी से भी ज्यादा बहादुर। उसका बचना ताकत, किस्मत और हिम्मत के मेल पर निर्भर करेगा। सब कुछ या कुछ भी नहीं। अजीफ बुदबुदाया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे खा लिया जाएगा। अगर मैं सही हूं तो शायद मैं निकल जाऊं। मुझे उम्मीद है कि मुझमें काफी फुर्ती होगी। पीछे से, आगे से, बाएं से, दाएं से, हर तरफ से ज़ॉम्बी उसे घेरे हुए थे। वे उसकी ओर लंगड़ाते हुए, उसे घेरते हुए, बेसुध होकर, कराहते और पैर घसीटते हुए चल रहे थे। अजीफ ने ढहती इमारतों से बेपरवाह आसपास के पेड़ों को देखा। कैंडी की दुकान के पास लगभग 3 मंजिला एक पेड़ था। वह तेजी से दौड़कर अपनी चपलता से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसकी योजना यहीं नहीं रुकी। यदि उसकी योजना सही ढंग से काम करती तो ज़ॉम्बी उसका पीछा करते, लेकिन वे उसके साथ ऊपर नहीं चढ़ पाते। दुर्भाग्य से मफी के नियम के तहत कुछ उत्परिवर्तित लाशें सफल रहीं, लेकिन जब वे अजीफ पहुंचे तो उन्हें आसानी से काट दिया गया। ये देखकर कि ऊपर चढ़ना संभव नहीं है, कुछ ज़ॉम्बी पेड़ पर अपने पंजे मारने लगे, कुछ ने अपना सिर उस पर पटक दिया और कुछ ने उसे खाने की कोशिश की। कुल मिलाकर अजीफ के नीचे लगभग 350 ज़ॉम्बी थे। उनकी मूर्खता के लिए भगवान का शुक्र है, अजीफ ने हंसते हुए कहा, जैसे ही वह ऊपर चढ़ा और सिग्नल पोस्ट की ओर कूदने के लिए तैयार हुआ। यदि वह अपने आंकड़े उन्नत करने से पहले इस ऊंचाई से कूदता तो उसे संदेह था कि वह बच पाता, लेकिन उसकी नई शक्ति के साथ कुछ भी संभव था। उसने इस पेड़ को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए छलांग लगाने, जमीन पर शानदार तरीके से उतरने तथा रिहायशी इलाके की ओर दौड़ने और मॉल जाने से पहले वहां आराम करने की योजना बनाई। इस योजना में एक दोष जो वह सोच सकते थे वह ये था कि एक बार प्रतिबद्धता जताने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। पूरे शहर में अज्ञात खतरे थे और यदि वह प्राथमिक विद्यालय में पाए गए जानवर जैसे किसी अन्य जानवर से टकरा जाता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। अफसोस, इस समय उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह यहीं रहा तो देर सवेर प्राथमिक विद्यालय का जानवर उसे ढूंढ ही लेगा और उसके लिए मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम इस योजना से उसके बचने की कुछ उम्मीद तो रहेगी। आवासीय क्षेत्र की संरचना के कारण अजीफ के लिए छिपना आसान था और यदि वह वहां पहुंच जाता तो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता था। तो फिर उसने आसपास के सभी ज़ॉम्बी को क्यों आकर्षित किया? सरल, वह चाहता है कि उसका रास्ता खुल जाए। उन्होंने महसूस किया कि साइनपोस्ट क्षेत्र के पास लाशें थीं और उन्होंने एक अवरोध बना दिया था जिसे उन्हें पार करने से रोका जा रहा था। यदि वह उन सभी को एक स्थान पर इकट्ठा कर ले तो कूदते समय उसे मरे हुए लोगों की दीवार से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तभी पेड़ की सबसे ऊंची चोटी से देखने पर उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। सैकड़ों ज़ॉम्बी उस इलाके में भरे हुए थे और उसे खाने पर आमादा थे। तरह तरह के लोग उसे घेरे हुए थे। किसी ने अपने अंक खो दिए थे, किसी ने आंखें खो दी थीं और कुछ ने तो अपने अधोलोक भी खो दिए थे।
उसके नीचे उसके आसपास के इलाके के ज़ॉम्बी अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और जो कामयाब हो गए उन्हें अजीफ ने मार गिराया। कितना भयानक नज़ारा था। सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करते हुए उसने औषधियों को आकस्मिकता के रूप में तैयार किया और कड़वाहट से कहा, बहादुरी में थोड़ी मूर्खता और हठ भी मिला हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रदूषित हवा में गहरी सांस ली। ठंडा पसीना उसकी पीठ से टपक कर नीचे जमीन पर गिर रहा था। मानो अश्रव्य टपकन के संकेत पर उसने अपना शरीर हवा में उछाल दिया, जिससे वह शाखा टूट गई जिस पर वह कुछ ही सेकंड पहले खड़ा था। वह रॉकेट की तरह था, हवा उसके चेहरे के चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसे उड़ने का एहसास हो रहा था। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने उसे अपने आलिंगन में लिया, उसे जमीन की ओर खींचा, उसने अपनी पूरी चपलता का उपयोग करते हुए, बिना स्वयं को चोट पहुंचाए, गति को बिखेरते हुए सुंदरता से जमीन पर उतरा। यदि उसकी हड्डियां टूट गईं, विशेषकर पैरों की, तो वह बैठा बैठा रह जाएगा। वास्तव में ये सब घटित होने की अपेक्षा समझाने में अधिक समय लगा, और यद्यपि अजीफ को ऐसा लगा कि इसमें पूरा जीवन लग गया, लेकिन वास्तव में ये कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने लुढ़ककर अपनी गति को मोड़ दिया। आउच! वह चिल्लाया। वह अधिकांश गति को फैलाने में सफल रहे, लेकिन इससे उन्हें लगभग 10 मीटर तक उड़ने और फिर जमीन पर उतरने के दर्द से मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने थोड़ी पीड़ा भरी मुस्कान दी और सहनशक्ति और जीवन शक्ति की औषधि पीकर उठ खड़े हुए। पीछे मुड़कर देखने पर उसे संतुष्टि का एहसास हुआ, क्योंकि ज़ॉम्बी उसकी ओर मुड़े हुए थे। आओ, मुझे पकड़ लो, कराहते हुए बेढंगे उसने ताना मारा जब ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगे और पेड़ से दूर जाने लगे। जाहिर है कि उन्होंने ये सब कुछ व्यर्थ नहीं किया और भागने का अवसर प्राप्त कर लिया। जिस साइनपोस्ट पर वह उतरा, उसके सामने दर्जनों कारें जल रही थीं और सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। अजीफ सब कुछ अनदेखा करते हुए भागता रहा, और सोने के सिक्के या कौशल पुस्तकें देखकर भी उसकी गति धीमी नहीं हुई। शायद बाद में, उसने मन ही मन सोचा। अब उसके पास उन्हें उठाने का समय नहीं था, और वह जानता था कि इस स्थिति में अत्यधिक लालची होना मौत से खेलने के समान था। नहीं, मैं मूर्खता का शिकार नहीं बनूंगा। जैसे जैसे वह जलती हुई कारों की भूलभुलैया से गुजरता गया, बाधाओं के ऊपर नीचे चारों ओर से गुजरता गया, उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से खत्म होती गई। अंततः कारों की भूलभुलैया और साइन पोस्ट को पार करते हुए वह अपने गंतव्य की ओर पूरी गति से दौड़ने लगा। वह खुद को भीड़ से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब वह घर की सजावट को पार करते हुए रिहायशी इलाके में पहुंचा, तो उसने राहत की सांस ली। साइन पोस्ट के पास के अधिकांश घर मध्यम वर्गीय परिवारों के थे, लेकिन आगे ऊंची दीवारों से घिरी हवेलियां थीं जो अमीर परिवारों की थीं। जब वह घरों के बीच से गुजर रहा था, तो उसे एक भटका हुआ ज़ॉम्बी मिला जो बेवजह घूम रहा था। और भी बेढंगे, उसने साफ नाराज होकर कहा। वह थका हुआ था, नींद से वंचित था, घबराया हुआ था और टूटने के कगार पर था। ज़ॉम्बी को देखकर ही उसे उल्टी आने लगती थी। आखिरकार मनुष्य एक दिन में इतना ही सहन कर सकता था। दुनिया बदल गई, ज़ॉम्बी उसका शिकार कर रहे थे, और वह उस विदेशी राक्षस को नहीं भूल पा रहा था जो स्कूल पर कब्जा कर रहा था। इससे भी बुरी बात यह है कि आज जो भयावह दृश्य उसने देखा, उससे वह परेशान हो गया। सच कहूं तो वह किसी आरामदायक बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहता है, बिना इस चिंता के कि कोई जानवर उसे खा जाएगा या कोई ज़ॉम्बी उसे काट लेगा। लेकिन अपने लक्ष्यों को याद करते हुए वह स्थिर खड़ा नहीं रह सकता था। अजीफ ने चांदनी में चमकते अपने ब्लेड को लहराया और एक तेज गति से उसने ज़ॉम्बी को उड़ा दिया और उसका सिर काट दिया। उसने ये प्रक्रिया उन सभी लाशों के साथ दोहराई जिन्होंने आवासीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने अपनी ताकत और चपलता बढ़ाने का सही निर्णय लिया। उनकी गति पहले से अधिक तेज थी और उनके प्रहारों में पहले से अधिक ताकत थी, जिससे उनकी यात्रा लगभग निर्बाध बनी रही। अपनी ताकत के संयोजन से उसे अपने ज्यादातर दुश्मनों को ढेर करने के लिए बस एक बार की जरूरत थी। भौतिकी के नियम उसके पक्ष में काम करते थे। 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक कंकड़ भी किसी आदमी की खोपड़ी को चीर सकता था। कल्पना कीजिए कि तलवार से ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके पास बस सहनशक्ति की कमी थी। आवारा ज़ॉम्बी को मारने के बाद अजीफ ने आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने का फैसला किया। वह ऐसे ही नहीं चल सकता था। भले ही उसके पास असीमित मात्रा में औषधियां हों, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह किसी भी क्षण बिगड़ सकती थी। इसलिए जब उसे एक बड़ा घर दिखाई दिया जिसकी सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त प्रतीत हुई, तो वह बाहर से कूदकर बिल्ली की तरह अंदर घुस गया। यदि लाशों को दीवारों से रोका जाए तो उन्हें प्रवेश करना कठिन हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अटैक ऑन टाइटन शिंगेकी नो क्योजिन के विशालकाय जीवों के सबसे छोटे समूह को करना पड़ा था। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि इस तरह की बंद जगहों में अगर ज़ॉम्बी कभी घुस भी आते, तो उनसे निपटना उसके लिए बहुत आसान हो जाता था। ऐसे माहौल में उसकी फुर्ती निखर कर आती थी। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि उसने जो घर चुना था, उसमें कुछ बड़ी खामियां थीं, जिनकी वजह से वह घबरा गया। फिर भी उसने दूसरा घर चुन लिया, और एक और, और एक और।
उसने इतनी सारी चीजें आजमा ली थी कि उसे गिनती ही भूल गई। इस प्रकार ये प्रक्रिया जारी रही। वह एक घर खोजता, एक घर पाता, उसकी जांच करता, उसमें कोई न कोई कमी पाता और फिर अगले घर की ओर बढ़ जाता। जब भी कोई ज़ॉम्बी उसे रोकता तो वह एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता। अगर वह ज्यादा शोर नहीं मचाता तो भीड़ के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। ये देखते हुए कि यहाँ बहुत अधिक लाशें नहीं थीं, अजीफ ने निष्कर्ष निकाला कि नरसंहार शुरू होने से पहले ही निवासियों ने वहां से निकल लिया होगा। हालांकि जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसने भीड़ की आवाज सुनी और पीछे मुड़ते ही उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। अरे, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, वह चिल्लाया। ये वह खजाना था जिसे उसने पेड़ से कूदते समय गिरा दिया था। ये निर्णय लेते हुए कि वह उनसे निपट नहीं सकता, अजीफ जल्दी से भाग निकला और छिप गया। वह इंतजार करता रहा और वह इंतजार करता रहा। समय बीतता गया और ज़ॉम्बी उस इलाके में घूमते रहे। इस दौरान उसने कोई दूसरा घर ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिससे उसकी मौजूदगी लगभग मिट गई। 1 घंटे तक उसने कोई आवाज नहीं की, कोई हरकत नहीं की। वह लगभग सो ही गया था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वह और भी थका हुआ, निराश और घबराया हुआ होता गया। वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा, फिर उसे दूर जाते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। फिर, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाश ने खोज छोड़ने का फैसला कर लिया है, अजीफ अपने छिपने के स्थान से रेंग कर बाहर निकल आया। उसका पेट गुर्रा उठा और वह बाएं दाएं देखने लगा, इस डर से कि कहीं ज़ॉम्बी ने उसकी आवाज न सुन ली हो। उसे जल्दी से कुछ खाना ढूंढना था। ऐसी कोई और दुर्घटना जमाने वालों को सतर्क कर सकती थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई लाश तो नहीं है, उसने उस घर में घुसने का निर्णय लिया जहां वह उस समय था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसके अंदर ज़ॉम्बी या कोई जीवित प्राणी है। भले ही वहां आराम करना सुरक्षित न हो, लेकिन वहां कुछ खाना तो जरूर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मांस, मुर्गियां और अंडों की कल्पना करते हुए लार्टा पकाने लगा। उसने अपना चाकू उठाया, ताला तोड़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर आओ, एक आवाज ने इशारा किया। अजीफ ने चौंक कर अपना ब्लेड पकड़ा और युद्ध की मुद्रा में आ गया। उसे बस एक ही वजह चाहिए थी और जो भी उससे बात कर रहा था, उसे वह खत्म कर देगा। कौन है वहां? अजीफ ने सावधानी से पूछा। अंदर आ जाओ, जल्दी करो, इससे पहले कि लाशें आ जाएं। दरवाजे के पीछे से चीनी भाषा में आवाज आए। अजीफ हैरान था। यद्यपि वह व्यक्ति उससे चीनी भाषा में बात कर रहा था, परंतु वह भाषा के केवल बुनियादी भाग ही जानता था। ये कैसे संभव था कि वह उस व्यक्ति को मूल स्तर पर समझ सके? अजीफ अभी भी उलझन और सतर्कता में था। उसे घर में घुसने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आया। उसने अंदर जाकर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर प्रवेश करते ही अजीफ का पहला प्रभाव घर के आकार पर पड़ा। ये सचमुच बहुत बड़ा था। अंधेरे में भी घर से भव्यता की आभा फैलती थी। यदि ये तथ्य न होता कि प्रलय ने पूरे देश में विनाश मचाया था, घर की भव्यता को नष्ट कर दिया था और उसकी बिजली काट दी थी, तो अजीफ को लगता कि उसकी उपस्थिति ही वहां रहने के योग्य नहीं थी। जैसा कि कहा गया, सर्वनाश हो चुका था और उसके पास ऐसे विचारों पर विचार करने का समय नहीं था। बिजली काट दी गई है, हालांकि शायद ये बेहतर ही होगा, उसने सोचा। कम से कम उसे यहाँ राक्षसों को आकर्षित करने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। बिजली, अलार्म की आवाज, टीवी की तेज आवाज या कोई भी छोटी मोटी चीज ज़ॉम्बी को यहाँ खींच ला सकती है। पुरानी दुनिया की निचली जाति से होने के कारण अजीफ उस आंतरिक दृश्य का वर्णन भी नहीं कर सकता था। दीवार पर कुछ महंगी दिखने वाली पेंटिंग्स लगी हुई थीं और फर्श पर भी पड़ी हुई थीं। दीवार स्वयं कला का एक नमूना थी, जबकि आंतरिक डिजाइन बकाइन बैंगनी रंग पर आधारित था। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह थी कि वर्तमान सुंदरता के बावजूद ये कहा जा सकता था कि इसका आंतरिक भाग अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र है। प्लाज्मा टीवी के टुकड़े और कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और कूड़ेदान में कुछ झूमर लाइटें भी पड़ी थीं। ये भूकंप के कारण हुआ होगा, अजीफ ने सोफे पर बैठते हुए सोचा। कुशन आरामदायक, सुकून देने वाले और जाहिर तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले थे। जब घर का मालिक अपना पे तैयार कर रहा था, तो उसने उन पर उछलने की भी कोशिश की। उस आदमी ने फ्रिज से थोड़ा ठंडा पानी पिया और उसे दूसरे गिलास में डालकर बैठक में ले गया। अजीफ ने सामने खड़े आदमी को देखा और अंदाजा लगाया कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वह व्यक्ति 35 वर्षीय तलाकशुदा व्यक्ति था, जिसके कोई बच्चे नहीं थे और वह एक व्यापारी था, जिसकी टैमेलोक क्षेत्र में कुछ दुकानें थीं। उसने अपना परिचय एक लंबे चौड़े नाम से दिया, लेकिन अजीफ ने उसे बस टैन कहकर पुकारा। टैन के छिपे हुए इरादों के डर से अजीफ ने उससे कुछ और जोरदार तरीकों से पूछताछ की। आखिरकार वह कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकता था। गहन पूछताछ के बाद अजीफ को पता चला कि टैन वास्तव में साफ था और उसका घर सुरक्षित था। ये सब करने के बाद ही अजीफ पूरी तरह से आराम से बैठा। मुझे लगता है कि अंत समय में भी अमीर होने के कुछ फायदे हैं, उसने सोचा। और हाँ, मैं यहाँ दुबकने का कोई खास इरादा नहीं रखता।
अजीफ केवल रात के लिए वहां आराम करना चाहता था। इसके बाद सुबह वह मॉल में जाकर सामान खरीद लेता था। भोजन, पानी, जीवन रक्षा की वस्तुएं, जो कुछ भी उसके हाथ लग जाए। जिस क्षण उसने बेजरों को मारा, उसने निर्णय कर लिया कि उसे हमेशा गतिशील रहना है। तभी वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे पाएगा। मुझे तब तक पर्याप्त सामान जमा कर लेना चाहिए जब तक मुझे कोई सुरक्षित ठिकाना न मिल जाए। शायद कोई सरकारी अड्डा, उसने सोचा। हालांकि उसे सरकार की इस विपत्ति से बचने की क्षमता पर भी शक था, पीछे धकेलने की तो बात ही छोड़िए। ये सोचकर कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाले राजनेताओं के पास अब वह ताकत नहीं रहेगी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। काश मैं एक दो राजनेताओं को मार डालूं, उसने सोचा। बस ये सोचकर ही उसका दिल संतुष्टि से भर गया। उनका दूसरा उद्देश्य अपने गांव लौटना था। यद्यपि उनका गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी अब हर जगह खतरे मंडरा रहे थे। एक भी गलत कदम और दायरे में मौजूद सभी ज़ॉम्बी उसका शिकार बन सकते थे। वह उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि पिछली बार उसे उस खजाने को हिलाने में घंटों लग गए थे। फिर अजीफ ने टैन की ओर देखा और पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? उसे कुछ चाहिए था। अजीफ इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि ऐसे मुश्किल समय में कोई अपनी नेकदिली से उससे बचा लेगा। उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें देखा था, है ना? मुझे देखा? हाँ, जब पहली उल्कापिंड गिरी थी तब मैं दूसरी मंजिल पर था। मैं बहुत डर गया था। इतना डर गया था कि मैं भागने की भी कोशिश नहीं कर सका। हालांकि पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि शायद वह एक अच्छी बात थी। आपका क्या मतलब है? मैंने देखा कि उन लोगों का क्या हुआ जो अपने घर से बाहर भागे थे। कुछ लोगों ने उल्कापिंड गिरने पर पुलिस को फोन किया, लेकिन वे कभी नहीं आए। कुछ लोग उस जगह से भागने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहे। कई लोग जानवरों के आने पर कुचले गए। जो भी भागा वह नाकाम रहा, खासकर जब विशाल मीरकैट आया। तो फिर? अजीफ ने पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। दौड़ते हुए उसने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। मीरकैट एक ही वार से इंसान को मांस के टुकड़ों में काट देता था। जो भाग जाते थे उन्हें आसानी से पकड़कर खा लिया जाता था। मैं डर गया और सोचा कि बाहर कीड़े की तरह मरने के बजाय मैं अपने घर में ही सम्मान के साथ मरना ज्यादा पसंद करूंगा। इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया ताकि उस जानवर के मेरे घर आने का इंतजार कर सकूं। और तब ये कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया। हाँ, वह कभी नहीं आया। सभी राक्षसों की अचानक रुचि खत्म हो गई और वे कहीं और चले गए। जानवरों के गायब हो जाने के बाद तुम बाहर क्यों नहीं गए? मुझे डर था कि वहां अन्य जानवर भी छिपे हुए हैं, इसलिए मैंने इंतजार किया। अजीफ ने समझ में सिर हिलाया। उनकी परिस्थितियां एक जैसी थीं। अजीफ को प्राथमिक विद्यालय में एलियन से निपटना था। टैम को उस इलाके में छिपे किसी जानवर की संभावना से निपटना था। अजीफ के भागने की एकमात्र वजह यही थी कि उसके पास ऐसा करने का मौका था। अजीफ जानता था कि छिपने से आगे चलकर उसे पकड़ा जाएगा और खाया जाएगा। यह आदमी, अजीफ ने सोचा और सिर हिलाया। अगर वह मुझसे न मिले तो क्या वह हमेशा के लिए अपने घर में रहेगा? अगर मिले भी तो बस कुछ देर के लिए ही सही, अपनी जिंदगी बढ़ा पाएगा। उसके जैसे इंसान के लिए तो मौत लगभग तय थी। तुम ही तो अकेले नहीं हो जो छिपकर बच गए। जरूर और भी होंगे, अजीफ ने पूछा। वहां थे, लेकिन वे सभी लाशों द्वारा पाए गए और काट लिए गए। मिल गया? कैसे? ज्यादातर शोर के कारण, लेकिन ये तेज गंध के कारण भी पाए गए। इसके अलावा ज्यादातर छिपने वालों के पास मृत वजन भी था। पसंद करना, बच्चों। कुछ बड़े लोग दबाव झेल नहीं पाए और टूट गए, बच्चों की तो बात ही छोड़िए। कुछ मूर्खों को लगा कि वे अमर हैं और उन्हें खा लिया गया। शायद अगर इतने ज़ॉम्बी न होते तो लड़ाई ज्यादा कारगर होती। ये कहानी सुनकर अजीफ को मानव जीवन की नाजुकता का और भी यकीन हो गया। शायद यह एक और सामूहिक विलुप्ति थी। मैं समझ गया, उसने कहा और एक और घूंट लिया। कुछ देर तक घर में खामोशी का दमनकारी पर्दा छाया रहा। मेरे अलावा मेरे मोहल्ले में हर कोई या तो खा लिया गया है या ज़ॉम्बी बन गया है। उस जानवर को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि वे शायद उस इलाके से चले गए हैं और सिर्फ ज़ॉम्बी ही बचे हैं। तन ने चुप्पी तोड़ी। तो तुम क्या चाहते हो? अजीफ ने तीखे स्वर में पूछा। तुमने मुझे अंदर बुलाया जिससे तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और निश्चित रूप से तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से नहीं बचाया। टैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक एहसान मांगना चाहता हूं। क्या? मुझे इस इलाके से बाहर ले चलो। देर सवेर ज़ॉम्बी इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। अभी तो मेरे पास खाना है, लेकिन बाद में ज़ॉम्बी के मुझे पकड़ने से पहले ही मैं भूख से मर भी सकता हूँ। मैं क्यों? मैंने कहा था ना कि मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें ज़ॉम्बी को कागज के टुकड़ों की तरह चीरते देखा था। मैंने तुम्हें हवा की तरह तेज दौड़ते देखा था, लगभग मीरकैट की गति के बराबर। ओह मैं ये तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी। मेरे भी अपने लक्ष्य हैं।
अगर तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अपने रास्ते से भटकना पड़े तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अजीफ की प्राथमिकता इस समय आपूर्ति जुटाना और अपने गांव पहुंचना थी। उसे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह जानना चाहता था क्या उसका परिवार अभी भी जीवित था या नहीं। शहर में हुए नुकसान को देखते हुए बहुत मुमकिन था कि उसका गांव पहले ही तबाह हो चुका हो, लेकिन किसी भी तरह उसे यह सुनिश्चित करना था अगर वे बच गए तो वह उन्हें जरूर शरण देगा और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर नहीं तो वह खुद ही सब कुछ करेगा। एक बात जिस पर वह निश्चित था वह ये थी कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने विश्वोप का उपयोग करके शक्ति प्राप्त की थी। प्रारंभिक लाइन तो पहले से ही अनुचित थी। ये बहुत संभव था कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके आंकड़े उससे कहीं बेहतर हों। कुछ नायक भी होंगे और कुछ अपराधी भी। अजीफ ने इस दुष्स्वप्न की शुरुआत से ही इन संभावनाओं को पहचान लिया था। शक्तिशाली लोग वस्तुतः देवता होंगे, नायक और खलनायक, सांप और अजगर। कौशल पुस्तकों के अस्तित्व ने सब कुछ और अधिक अराजकता में डाल दिया। चूंकि ये इतनी बार नहीं गिरते, कोई भी अपने अनुयायियों को कौशल पुस्तकें देने का वादा करके सेनाएं बना सकता है। कौशल पुस्तकें निश्चित रूप से आने वाले तूफान का सामना करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होंगी। सोने का सिक्का भी। हालांकि अजीफ को अभी तक इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि ये सिक्के किसी वजह से वहां रखे गए थे। इन सभी कारकों से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, सब कुछ जमा कर लो। जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। खिलाड़ियों और सैनिकों ने शायद 13 या 14 सहन शक्ति या चपलता या यहां तक की ताकत से शुरुआत की होगी। बच्चों के जीवित बचने की संभावना कम थी, क्योंकि शुरुआत में उनके आंकड़े शायद उससे कम थे। पृथ्वी पर 7 अरब लोगों में से अनगिनत ऐसे लोग थे जिनके जीवन की शुरुआत उनसे अधिक थी, लेकिन क्या वे भी उनके समान भाग्यशाली थे? क्या वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने भी उतने ही बेजे और ज़ॉम्बी मारे जितने उसने मारे? अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती तो उसकी मौत निश्चित रूप से बहुत बुरी होती। और अगर यह बात इंसानों पर लागू होती है तो क्या ये ज़ॉम्बी पर भी लागू हो सकती है? क्या उन सभी के शुरुआती बिंदु और क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं? अजीफ ने ये सब सोचते हुए आह भरी और तान ने अपना मुंह बंद कर लिया और अजीफ के विचार समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने लगा। अजीफ ने एक बार फिर अपना ध्यान अपने परिवार की ओर लगाया। यद्यपि अजीफ के मन में अपने परिवार के प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी, फिर भी अंततः वे उसका परिवार ही थे। वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वे अब भी उसके खून के रिश्तेदार थे। अजीफ का मानना था कि परिवार एक साथ मिलकर मजबूत और एकजुट होता है। यह एक जटिल एहसास था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक साथ परिवार भी हों और नहीं भी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे लगता कि उसकी स्थिति घर घर खेलने के समान है, जहां हर कोई एक निर्धारित भूमिका निभाता है। पिता धन कमाने वाले व्यक्ति थे, माँ घर पर ही रहती थी। बच्चे पढ़ाई और काम करते थे और अपने माता पिता की मेहनत का फल खाते थे। ये खेल तब तक प्रतिदिन दोहराया जाता रहा जब तक कि माता पिता अपनी भूमिकाएं अपने बच्चों को नहीं सौंप देते और यह चक्र चलता रहा। उनका पारिवारिक जीवन सचमुच एक हास्यास्पद स्थिति थी। उनके परिवार के ज्यादातर लोग भी उनके जैसे ही थे, उदासीन और भावनात्मक रूप से अविकसित। वैसे भी सभी अपनी अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते थे। एक एक कदम, धीरे 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 उसने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि सिर्फ वही सुन सका। टैन की ओर मुड़कर उसने पूछा, तो कैसा रहेगा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से निकाल दूं? हाँ, भले ही हमें पहले तुम्हारा अंत निपटाना पड़े। मुझे लगता है कि तुम्हारा पीछा करने से बचने की सबसे अधिक संभावना है। मैं इसकी अनुमति दूंगा, लेकिन पहले मुआवजा दिए बिना नहीं। बेशक मेरे पास पैसा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। यह क्या है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, अजीफ ने कहा। हालांकि सच कहूं तो उसे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। बस वह नहीं चाहता था कि तन बिना कुछ बदले में उससे पैसे ऐंठ ले। इस समय पैसा तो बस कागज था। और हालांकि तन ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह धार दी जाए तो पत्थर भी चाकू बन सकता था। तन ने सिर हिलाया और कहा, जो भी जरूरी हो। हम कब जाएंगे? आज रात। उसे साफ तौर पर किसी भी विक्षिप्त व्यक्ति को आकर्षित करने का डर था। कल तन जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता था। हाँ, कल। अजीफ को आराम की जरूरत थी। अगर वह और ज्यादा काम करता तो वह खुद को पूरी तरह से तोड़ डालता। लेकिन ज़ॉम्बी बाहर हैं तो क्या यह नहीं होगा? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बाहर हैं। मिस्टर टैन, मैं बहुत थक गया हूं और बहुत ज्यादा थक गया हूं। आपने मुझे उन अकड़ू लोगों से लड़ते देखा है ना? यह आसान नहीं है। अगर मुझे अपनी हालत में उनसे दोबारा लड़ना पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। आपकी मदद करना तो दूर की बात है, लेकिन सुबह हमें पहचानना आसान हो जाएगा। शायद नहीं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ज़ॉम्बी तब तक दूसरे इलाकों में चले गए होंगे। क्या ये भागने का और भी बेहतर समय नहीं होगा? और ये देखते हुए कि तुमने ज़ॉम्बी को नहीं मारा, तुम्हारा लेवल अभी भी 1 होना चाहिए, है ना?
अब उन दुष्टों से लड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि तुम आत्महत्या कर लो। मेरी पूरी मदद से ही हम बच पाएंगे। टैन ने अंततः नरमी दिखाए और पूछा, तो अब क्या? अब तुम मुझे बेडरूम का रास्ता दिखाओ ताकि मैं आराम कर सकूं। सुबह जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम चलेंगे। टैन ने सिर्फ सिर हिलाया और एक खाली कमरे की ओर इशारा किया। अजीफ उनके निर्देशों का पालन करते हुए शयनकक्ष में गया और फिर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। टैन अभी भी सोफे पर बैठा पानी पी रहा था। उसके फ्रिज में रेड वाइन रखी थी, लेकिन उसने उसे पीने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब वह नशे में होता तो शोर मचाता। उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और सोचा, उस युवक को मुझ पर भरोसा नहीं है। दूसरी ओर मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, टैन ने कड़वाहट से सोचा। उसके पास देखभाल करने के लिए कोई परिवार नहीं था और वह हताश था। उसकी पूर्व पत्नी का क्या हुआ, इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर वह मर भी जाती तो भी टैन यही सोचता कि उसकी किस्मत अच्छी थी। उस औरत ने उसे धोखा दिया। अजीफ के पास वापस आकर वह अब गद्दे पर बैठा हुआ सोच रहा था। वह एलियन बॉस के खतरे से सफलतापूर्वक बच निकला था, लेकिन अब उसे यह तय करना था कि उसे कहाँ जाना है। शायद अगर उसे किसी बचे हुए व्यक्ति का ठिकाना मिल जाए तो वह वहां चला जाएगा। हालांकि अजीफ की मान्यताओं के विपरीत ऐसा कोई शिविर मौजूद नहीं होगा। इसके सबसे करीब विभिन्न सरदारों के लिए भर्ती शिविर होंगे। जिन लोगों ने पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्में देखी हैं, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, खासकर अब जब उनमें सुपर ह्यूमन भी हैं। अजीफ की गति तेज थी, लेकिन फिर भी वह मानवता की सीमा के भीतर थी। अगर वह ऊंचे स्तरों पर पहुंच जाता तो क्या वह देवत्व तक नहीं पहुंच जाता? वह ऐसा विचार रखने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। मानवता के उच्च वर्ग के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इसे महसूस किया। एक तरह से यह एक निष्पक्ष दुनिया है, या कम से कम पहले से ज्यादा निष्पक्ष दुनिया। अब लोगों को उनके प्रयासों के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। 5 मिनट तक लेटे रहने के बाद अजीफ को याद आया कि उसे एक महत्वपूर्ण काम करना है, जिसके कारण वह सो नहीं पा रहा है। अब उसकी भूख कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने टैन के फ्रिज से कुछ ब्रेड ले ली थी, बल्कि यह और भी अधिक जरूरी मामला था। अब उसकी क्लास अप करने का समय आ गया था। अजीफ उत्साह से मुस्कुराया। क्लास अप? क्या यही एक मुख्य कारण नहीं था कि वह यहाँ भागकर आया था? अब तो वह सुरक्षित क्षेत्र में था। इसके अलावा उसके पास जो वस्तुएं और कौशल पुस्तकें थीं, उनका भी मामला था। पहले उनसे निपटने का फैसला करते हुए उसने हर चीज को श्रेणियों में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। सब कुछ मिलाकर उसके पास 13 शीशियां, 5 अंगूठियां, सैकड़ों स्वर्ण सिक्के, 7 कौशल पुस्तकें तथा बूटों से लेकर स्पॉल्डर्स तक विविध वस्तुएं थीं। सबसे पहले उसने छल्लों की जांच की। उन्हें देखते हुए एक स्थिति फलक दिखाई दिया। स्टोरेज रिंग, 99 विश्व आइटम तक संग्रहित करने में सक्षम, कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं। एक स्टोरेज रिंग, वह चिल्लाया। मुझे भागते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। उसे अफसोस के साथ वे चीजें याद आई जिन्हें वह जगह और वजन की कमी के कारण लूट नहीं पाया था। हालांकि इसमें कोई और बफ नहीं था, फिर भी इसकी उपयोगिता को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसे असल में एक पोर्टेबल इन्वेंट्री दी गई थी। अजीफ ने अंगूठी पहन ली और अगली अंगूठी की जांच की। न्यूनतम शक्ति की अंगूठी, जोर 2 शक्ति। अच्छा, अजीफ ने संतुष्ट होकर कहा। उसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी, चीजों को मारना उतना ही आसान होगा। इसके अलावा अब तक इन छल्लों पर हथियारों की तरह टिकाऊपन की कोई पाबंदी नहीं थी। इसका कम से कम मतलब ये था कि अगर वह इन्हें लगातार पहने भी रहे तो ये बिना किसी वजह के अचानक नहीं टूटेंगे। फिर भी अजीफ को लगा कि इन्हें बलपूर्वक नष्ट किया जा सकता है। खुश होकर उसने यह अंगूठी भी पहन ली और एक और अंगूठी भी देखी। इसमें गहरी चमक और शक्ति का आभामंडल था। डार्क स्पिरिट की अंगूठी, एक दुर्लभ वस्तु जो केवल भाग्य और लगन से ही प्राप्त होती है। कई उत्परिवर्तित सैपियंस को मारने पर इस अंगूठी के प्रकट होने की संभावना लाखों में एक है। ये रैंकिंग कार्यक्रम का हिस्सा है और केवल 100 ही अस्तित्व में है। विश्व ओप प्रणाली में रैंक किया गया कोई भी व्यक्ति इस अंगूठी को प्राप्त करने का पात्र है। इसे उत्परिवर्तित सैपियंस की आत्माओं के साथ बढ़ाया जा सकता है। जोर 10 स्पिरिट और 10 स्पिरिट। अजीफ मन ही मन चीखा और अपने नए देवता के रूप में वर्ल्ड ऑर्ब से प्रार्थना करने के लिए लगभग दंडवत हो गया। इसके साथ ही उसकी स्पिरिट भस्मीकरण की समस्या हल हो गई। बेशक अजीफ ने इसे भी बाकी रिंग्स की तरह ही सुसज्जित किया था। बेजर को पालतू बनाना शुरू किए हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता है, इसलिए विश्वसनीय टैंक मिलने में अभी भी उनके पास 14 दिन बाकी हैं। अजीफ पहले से ही खुद को उस पर सवार होने की कल्पना कर रहा था। एक ऐसे बेजर के साथ जिसकी आक्रामक शक्ति उसके दुश्मनों को चकनाचूर कर देती थी, वह निश्चिंत हो सकता था। यहां तक कि उसे मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल करके वह सुरक्षा का स्तर भी बढ़ा सकता था। अंत में उसने बाकी 2 छल्लों की जांच की। उनमें से एक गति की अंगूठी थी जो चपलता में एक और वृद्धि करती थी, और दूसरी न्यूनतम शक्ति वाली एक और अंगूठी थी। उसने दोनों को सुसज्जित किया और अपने स्टेटस बोर्ड को बुलाते हुए अपने दाहिने हाथ की प्रशंसा की।
स्थिति, नाम अभी तक नहीं दिया गया। लिंग, पुरुष। स्तर 17, वर्ग कोई नहीं। ताकत 18 जोड़ 6, चपलता 22 जोड़ 1, जीवन शक्ति 9, सहन शक्ति 16 जोड़ 2, स्पिरिट 17 जोड़ 1 0, सहन शक्ति 10। उपकरण, उत्परिवर्तित सैपियंस सुरक्षात्मक दस्ताने। स्टोरेज रिंग, न्यूनतम शक्ति की अंगूठी, न्यूनतम शक्ति की अंगूठी। रिंग ऑफ डार्क स्पिरिट, गति का वलय। इसके बाद उसने अपनी औषधियों की जांच की और उन्हें सोने के सिक्कों के साथ अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। उसके पास 6 नीली शीशियां थीं जिनमें से प्रत्येक 10 सहन शक्ति बहाल करती थी, 2 लाल शीशियां जिनमें से 10 जीवन शक्ति बहाल करती थीं और 1 हरी शीशी जिसमें से 10 आत्मा बहाल होती थी। आगे बढ़ने से पहले उसने एक कक्षा चुनने का निर्णय लिया और मन ही मन कहा, कक्षा ऊपर, जिससे उसकी आंखों के सामने एक पाठ प्रकट हो गया। आपने कक्षा में प्रवेश की सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं। ये रहे विकल्प, कृपया सावधानी से चुनें। पलाडिन, नाइट, योद्धा, आर्चर, उपचारक और देखें। वर्गों की सूची देखकर उसे पता चल गया कि ये सभी सामान्य वर्ग हैं जिन्हें कोई भी चुन सकता है। हालांकि चूंकि वह एक सामान्य पात्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसके मन में एक अलग योजना थी। वह इसे एक खेल के रूप में मानते थे और किसी भी अच्छे MMORPG में हमेशा अद्वितीय वर्ग होते थे। ये सोचते हुए उसने पूछा, क्या कोई अनोखी या दुर्लभ कक्षाएं हैं? शायद कोई गुप्त कक्षा भी। विशिष्ट वर्गों की सूची देख ली गई है। ये विकल्प दिए गए हैं। ध्यान दें कि विशिष्ट वर्ग इस मायने में खास होते हैं कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का मालिक हो सकता है। एक बार जब कोई वर्ग किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा चुन लिया जाता है, तो जब तक उस चुने हुए व्यक्ति को मार नहीं दिया जाता, कोई भी अन्य व्यक्ति उस वर्ग का सदस्य नहीं बन पाएगा। इसके अलावा जो लोग विशिष्ट वर्ग चुनते हैं उनके लिए रैंक बढ़ाने का प्रयास कहीं अधिक कठिन होगा। कृपया सावधानी से चुनें। पृथ्वी नियंत्रक, आइस सॉवरेन, हथियार भगवान, जानवर राजा, छाया भगवान और देखें। नीचे तक स्क्रॉल करने पर उसने पाया कि कुल मिलाकर लगभग 300 अलग अलग वर्ग थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं। सबसे पहले अजीफ ने अर्थ कंट्रोलर की जांच की। पृथ्वी नियंत्रक, ये वर्ग प्रकृति के साथ अधिक आत्मीयता प्रदान करता है। पृथ्वी नियंत्रक पृथ्वी को नियंत्रित कर सकते हैं और उनकी शक्तियां उन्हें पृथ्वी द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। उनकी शक्ति का एक संभावित अनुप्रयोग भूमिगत वस्तुओं को महसूस करना है। प्रकट क्षमताएं प्रत्येक स्तर के साथ और अधिक प्रबल होती जाएंगी। चयन के लिए 30 शक्ति की आवश्यकता होती है। आपकी आधी चपलता शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। 30 ताकत, ऐसे आंकड़ों वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से इन कठोर लोगों को कुचलकर मार सकता है। अजीफ ने आश्चर्य से अन्य वर्गों की जांच शुरू की। बर्फ का शासक बनने के लिए चुने गए व्यक्ति का बर्फ से ढके इलाके में रहना जरूरी था। कितनी अजीब शर्त है। शायद रूस से कोई इसे चुनेगा, अजीफ ने सोचा, या शायद अंटार्कटिका से कोई। उत्तरी ध्रुव से। शस्त्र प्रभु बनने के लिए शस्त्र प्रयोग की अद्भुत समझ की आवश्यकता होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट इस वर्ग के लिए उपयुक्त रहेगा, उसने मन ही मन सोचा। जानवरों का राजा बनने के लिए एक पालतू जानवर की जरूरत होती है। अजीफ को अपना पहला पालतू जानवर पाने के लिए अभी भी 2 हफ्ते इंतजार करना था। वह बैजर के पालतू होने का इंतजार कैसे कर सकता था? उसके बाद ही उसे कक्षा में शामिल किया जा सकता था। दरअसल क्या इस समय किसी के पास पालतू जानवर भी होता है? वैसे भी वह ऊपर दिए गए किसी भी वर्ग को चुन तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे एक अनोखा वर्ग चाहिए था। हालांकि सामान्य वर्गों के भी अपने फायदे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि अनोखे वर्ग लगभग हमेशा बेहतर होते हैं? आखिरकार चीजें जितनी दुर्लभ होती हैं उतनी ही ज्यादा कीमती भी होती हैं। उसका एक हिस्सा ऐसा भी था जो अपनी खूबसूरती के लिए एक अनोखा वर्ग चाहता था। क्या नायकों के पास हमेशा कोई न कोई अनोखा वर्ग नहीं होता था जो उन्हें शिखर तक पहुंचने में मदद करता हो? जैसे कि वे बनो। अहम खैर, उसने छाया प्रभु के विवरण को देखने के लिए अपने विचारों की श्रृंखला को बाधित किया। छाया भगवान, अंधकार के अधिपति। छाया प्रभु अंधकार में कार्य करते हैं और उसी से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। छाया में लिपटे होने के कारण वे फुर्तीले और तेज होते हैं और रात के अंधेरे में उनकी शक्ति अजेय होगी। चयन के लिए 20 चपलता की आवश्यकता है। आपकी आधी शक्ति चपलता में परिवर्तित हो जाएगी। उसकी आधी ताकत। अजीफ चौंक गया। अगर वह अपनी ताकत आधी कर दे तो उसके पास सिर्फ 9 पॉइंट बचेंगे, यानी उसे यह क्लास पाने के लिए अपनी मेहनत से कमाई गई 9 पॉइंट की ताकत कुर्बान करनी होगी। क्या यह इसके लायक है? उसने खुद से पूछा। शैडो लॉर्ड नाम सुनते ही एक दबंगई का एहसास होता था, लेकिन क्या यह इसके लायक था? सब जानते थे कि ताकत जरूरी है और यह घटिया व्यवस्था चाहती थी कि वह उसे त्याग दे। इसके अलावा एक बार जब उसने इसे एक वर्ग के रूप में चुन लिया तो वह उस बिंदु से आगे निकल चुका था जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह वर्ग चुनने के अपने फैसले को पलट पाएगा और कोई जादुई गोली नहीं थी जो पछतावे का इलाज कर सके।
वह किसी ऐसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता था जिसका उसे पछतावा हो, इसलिए उसने अन्य कक्षाओं की आवश्यकताओं को सरसरी तौर पर पढ़ा। उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि उन सबकी अपनी अपनी अजीबोगरीब जरूरतें थीं। कुछ ने ताकत के लिए चपलता का त्याग किया, जबकि कुछ ने जीवन शक्ति को आत्मा में बदल दिया। उसने ग्रैंड प्रीस्ट नेक्रोमेंसर जैसे एक विचित्र प्राणी को भी देखा जिसने चुने हुए के सभी आंकड़ों को आत्मा में बदल दिया। फिर जब अजीब सोच रहा था, पृथ्वी नियंत्रक सूची से गायब हो गया और एक घोषणा सुनाई दी। पृथ्वी नियंत्रक को रेमंड द्वारा चुना गया है। फिर एक और प्रविष्टि गायब हो गई। जानवर राजा को बोरिस द्वारा चुना गया है। फिर एक और एक और भी गायब होते गए, जिससे अजीफ की चिंता बढ़ती गई। वह समय सीमा जब वह एक अनोखी कक्षा चुन सकता था धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अभी केवल लगभग 233 कक्षाएं ही बची थीं। तो फिर आशा करता हूँ आप सभी को ये वाली नावल की पार्ट 1 अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और हाँ, ये वाली नावल जो है सोलो लेवलिंग जैसी भी है। इसमें भी जो है मेन कैरेक्टर जो है शैडो को ही समन करता है लोगों को मारने के बाद। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड है और लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके ज्वाइन करके सुन सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नावल के साथ। टाटा बाय बाय और जय श्री राम।